हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम अपना नया चैप्टर आपको शुरू कराने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है हमारा? तातारा वामीरो कथा। ये एक लोक कथा है, ठीक है, जिसे लिखा हमारे किसने? लीलाधर मंडलोई ने। लीलाधर मंडलोई ने इसका रूपांतर किया है। तो इन्होंने इसको सही ढंग से लिख के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये जो कथा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई है। वहाँ की बहुत पहले की प्रचलित कथा है जिसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है उन्होंने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं कि वो कथा हमसे क्या कह रही है। ये पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। प्रचलित लोक कथा इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोगों की ज़ुबान पर आज भी ये कथा चलती रहती है कि इस कथा इतनी फेमस हुई, जो कुछ पता नहीं सत्य है कि असत्य है, जो भी है, ये कथा है कि बहुत समय से लोगों के मुंह पर चलती चली आ रही है और आज भी वो पढ़ी जा रही है। तो अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, यानी अंडमान निकोबार, आपको हम पहले पृष्ठभूमि बता दें, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो वहां पर एक द्वीप समूह है लिटिल अंडमान, ठीक है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह शुरू होते हैं। अंडमान एक द्वीप समूह है, उसके बाद फिर निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार जो हमारा अंडमान द्वीप समूह है उसका एक छोटा सा द्वीप है लिटिल अंडमान, वो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद में हमारा निकोबार द्वीप समूह शुरू होते हैं। तो निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। पहला, यानी बहुत सारे द्वीप हैं, तो पहला द्वीप हमारा क्या है? कार निकोबार, जो कि लिटिल अंडमान से 96 किमी यानी 96 किलोमीटर दूर है। यानी कि आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार की दूरी है 96 किलोमीटर। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे। जनश्रुति मतलब जन मतलब लोगों, श्रुति मतलब सुनी गई, ठीक है। हमें आप समझ लीजिए जो जनश्रुति शब्द दिया है यानी लोगों से सुनी गई बातों के अनुसार पहले ये दोनों द्वीप समूह एक हुआ करते थे। अब ये अलग कैसे हुई, इसी की कथा है ये, ठीक है। हम पढ़ते हैं। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा आज भी प्रचलित है कि ये दोनों जब द्वीप समूह एक थे तो ये अलग कैसे हुए, और इनको अलग होने का जो कारण था वो इस लोक कथा में है। क्या है? जब दोनों द्वीप एक थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था जहां एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम था ततारा, ठीक है, जिसका नाम था ततारा। यानी जब पहले दोनों द्वीप समूह यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो इस समय 96 किलोमीटर की दूरी पे हैं, पहले जब ये द्वीप समूह एक हुआ करते थे तो वहां पर एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक युवक रहा करता था जो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली था, नाम था ततारा। वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा सच्चा व्यक्ति था और सदा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। यानी अगर किसी को हेल्प की जरूरत पड़ता तो वो जाता और उनकी हेल्प करता था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, यानी वहाँ के जो लोग थे वो उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो सभी की हेल्प करता था, अच्छा था, ईमानदार था। फिर वह अपने गांव के लोगों के साथ सारे द्वीप की सेवा किया करता था, मतलब जो उसके कुछ फ्रेंड्स के गुट थे उनके साथ वो किसी को भी किसी तरह की हेल्प की जरूरत होता जाता, उनकी मदद करता था। वह पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। तलवार असली की नहीं थी, क्या था? पारंपरिक पोशाक होती, हर कबीले की अपनी पोशाक होती, तो उन लोगों की भी एक पारंपरिक पोशाक थी, उन्होंने पहने रहता था और कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार लगाता था, असली की नहीं, लकड़ी की तलवार लगाता था। मगर लोगों का मान्यता था कि उसको लकड़ी की तलवार में एक पौराणिक शक्ति यानी ईश्वर के द्वारा दी गई कोई शक्ति उस तलवार के अंदर थी। वो उस तलवार को कभी इस्तेमाल नहीं करता था मगर उसको लगा कर रखता था। तो क्या वह कभी तलवार का उपयोग नहीं करता था। लोगों का मत था कि तलवार में दैवीय शक्ति है, यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त कोई शक्ति थी उसकी तलवार में, मगर उनको कभी इस्तेमाल नहीं करता था।
एक शाम ततारा दिन के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने लगा। समुद्र की ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब धीरे धीरे झोंके आ रहे थे और झोंकों के साथ हल्की हल्की पानी की फुहारें आ रही थी। जब समुद्र से हवा चलती है तो बहुत ठंडी ठंडी लगती है, तो वो बयार कहलाती है। बयारें आ रही थी। पक्षियां अपने घरों को वापस जा रहे थे। ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र में निहार रहा था। यानी जब सूरज डूब रहा था तो जो अंतिम किरणें थी वो सूरज की, वो बड़े ध्यान से बैठा उनको देख रहा था। तभी उसे कहीं पास में एक मधुर गीत, गाने की आवाज गूंजता सुनाई दिया और वह सुध-बुध खोने लगा। वो गीत इतना सुंदर था कि वो अपना होश बोश खोने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया। यानी कि वो उस गाने को बहुत ध्यान से सुनता ही जा रहा था। एकदम से एक बहुत तेज वेग आई, मतलब एक बहुत तेज लहर आई, जिससे उसका ध्यान टूटा कि अरे मैं कहीं पर हूं। तो फिर क्या हुआ, वह जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे उधर बढ़ता गया। यानी कि जहां जहां से गीत के स्वर आ रहे थे वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। उसकी नजर एक युवती पे पड़ी जो वह श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत का मतलब सजावट का गीत। आप लोग जब रस पढ़ोगे तो जानोगे, जहां पर प्रेम गीत होते हैं वहां पर श्रृंगार होता है। तो वहां पर वो एक प्रेम गीत या श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक समुद्री लहर ने युवती को भिगो दिया और उसका गाना टूट गया। मतलब एकदम से लाई, वो बहुत अच्छे से गा रही थी, लहर आई और उसका गाना टूट गया और यानी कि वो रुक गई, चुप हो गई। तो फिर हड़बड़ाहट में वो अपना गाना भूल गई। ततारा ने विनम्रता पूर्वक उसके मधुर गायन छोड़ने के पीछे की वजह पूछी। अब वो उस गाने में इतना खोया हुआ था कि उसने ये नहीं ध्यान दिया कि वो जो इस लड़की गाना गा रही थी वो भीगी, पानी से भीगी, तो उसकी लय टूट गई और वो पानी में रुक गया। तो वो उस गाने को सुनने के लिए इतना बेचैन था कि वो गया उसके बाद और पूछा, आपने अपना गाना क्यों रोक दिया, आप आगे गाना गाइए। बड़े प्यार से उसने चीज पूछा कि आपने अपना गाना क्यों छोड़ दिया, आप गाने को गाइए। और पीछे और युवती से देखकर चौंक गई, उसे असंगत प्रश्न के कारण पूछने के कारण। मतलब अब एकदम से वो तो अकेली थी, अब एकदम से कोई पुरुष आके आप गाना गा रही थी, पूछे कि आपने क्यों गाना रोक दिया, तो जाहिर सी बात है दूसरे को अटपटा ही लगेगा। तो उसको भी अटपटा लगा, अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंने गाना क्यों रोक दिया, मैं तो गाना गा रही थी, अपनी मर्जी से गा रही थी। तो उसे लगा कि ये प्रश्न असंगत था, मतलब पूछा जाना जरूरी नहीं था, वो उसको पूछे जा रहा था। ततारा उससे बार बार गाने के लिए बोल रहा था, मतलब बार बार बोल रहा था कि नहीं तुम गाओ, नहीं तुम गाओ। अब वो लड़की थोड़ी परेशान हो गई कि क्यों ऐसा बोल रहा है, बार बार गाओ। अंत में ततारा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। अब जब उसको धीरे धीरे सुध-बुध आई ततारा को कि अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं मुझे करना चाहिए। तो उसको जब इस चीज़ का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांगी और उसने उस लड़की का नाम पूछा कि आपका क्या नाम है। उसने अपना नाम वामीरो बताया, यानी उस लड़की ने अपना क्या नाम बताया, वामीरो। ततारा ने उसे अपना नाम बताते हुए कल फिर आने का आग्रह किया। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम ततारा है, तुम कल फिर आना, हम लोग फिर यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि वो उसका गाना सुनना चाहता था। तो उसको फिर आने के लिए उसने कहा। अब वामीरो जब अपने घर लपाती पहुंची, यानी कि उसके गांव का नाम, जहां वो रह रही थी उसके गांव का नाम था लपाती। जब वो लपाती पहुंची तो उसे भीतर से बेचैनी होने लगी। क्यों? क्योंकि वो लड़का उसको भी पसंद आ रहा था। उसने जब ध्यान से सोचना शुरू किया तो उसने पाया कि वो जो अपने जीवन साथी में चाहती है वो सभी उस लड़के में मौजूद है। इसीलिए वो बेचैनी उसको हो रही थी, क्योंकि वो उसको प्यार करने लगी थी। अब क्या हुआ, उसने जब ध्यान से, उसने ततारा के व्यक्तित्व में वह सारे गुण पाए जो वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध थी। परंपरा के विरुद्ध क्यों था? क्योंकि उस समय की परंपरा थी कि गांव के लोग आपस में ही शादी करते थे, और वामीरो दूसरे गांव का और ततारा दूसरे गांव के, दोनों दूसरे गांव के थे। तो अब क्या हुआ कि दोनों की शादी नहीं हो सकती। इस बात से भी वामीरो बहुत विचलित हो गई। तो उसने सोचा कि नहीं, अब वो अपने मन को समझाएगी।
तो क्या हुआ, तो परंपरा के विरुद्ध है, इसलिए उसने ततारा को भूलना ही बेहतर समझा कि अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। किसी तरह दोनों की रात बीती। दूसरे दिन ततारा लपाती के समुद्र चट्टान में शाम को वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे उसने आग्रह किया था वामीरो से कि तुम आना, हम लोग कल फिर यहीं पे मिलेंगे, तो तातारा वहां पहुंच गया और उसका वामीरो का इंतजार करने लगा कि वो आएगी, मैं फिर उसका गाना सुनूंगा। तो वो वहां इंतजार कर रहा था। सूरज ढलने को था। सहसा तभी उसे नारियल के झुरमुटों के बीच एक आकृति दिखाई दी जो कि वामीरो की थी। वामीरो ने अपने आप को समझाया, लेकिन वो समझा नहीं पाई। लेकिन वो दूसरे दिन तातारा से मिलने पहुंच ही गई और इस तरीके से वो लोग दोनों रोज मिलने लगे। अब जब मिलने लगे तो फिर क्या हुआ, लोगों ने उनको देखना शुरू कर दिया और जब देखा तो दोनों गांव वालों को ये सारी बातें पता चल गई। अब दोनों रोज शाम को मिलने लगे और एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते। लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों को इस मूक प्रेम को भांप लिया। मूक मतलब वो लोग मुंह से बोलते नहीं थे, बस एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखते रहते थे। यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई, परंतु दोनों का विवाह संभव ना था। जैसे हमने मनाया, परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे। अलग अलग गांव के होने के कारण उन लोगों की शादी नहीं हो सकती थी। सबने दोनों को समझाने का पूरा प्रयास किया, परंतु दोनों अडिग रहे। हर शाम मिलते रहे। कुछ समय बाद ततारा के गांव पासा में पशु पर्व था। अब क्या, जो तातारा का गांव था उसका नाम था पाशा। तो वहां पर एक पशु पर्व रखा गया, यानी पशुओं यानी जानवरों का मेला रखा गया। अब वहां पर था, तो वहां पर क्या होना था, इस पर्व में सभी गांव के लोगों को आना था। तो वामीरो को, तातारा को भी लगा कि वामीरो भी आएगी। उसको भी इस बात का बहुत इंतजार था। तो क्या हुआ, जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते थे। पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों को भी अपनी शक्ति परीक्षा होती थी, यानी कि युवक कितने शक्तिशाली हैं, इसकी भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी और पुरुष अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे। गीत संगीत भोजन का आयोजन होता था। शाम में सभी लोग पासा आने लगे, यानी कि जिस दिन मेला था उसी की शाम में लोग आने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे, परंतु तातारा का मन उसमें ना होकर वामीरो के खोजने में व्यस्त था। मतलब पशु मेले में वो शामिल था, लेकिन उसका मन जो है वो वामीरो को खोजने में लगा था। वो वामीरो को खोज रहा था कि सभी गांव के लोग आ रहे हैं तो वामीरो भी आएगी, वो उसको देख रहा था। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे से वामीरो दिखाई दी। धीरे से वामीरो आती दिखाई दी तो वो प्रसन्न हो गया थोड़ा। वह तातारा को देखते ही रोने लगी, क्योंकि अब उसके ऊपर बाउंडेशन थी, तातारा से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो उसको तकलीफ थी। जैसे ही उसने तातारा को देखा और वो रोने लगी। अब उसके रोने की आवाज जो है वो वामीरो की माँ तक पहुंच गई। वामीरो रो रही थी तो उसकी माँ तक पहुंच गई। अब वामीरो की माँ ने जैसे ही ये बात सुनी वो वहां पर आ गई और वहां आते ही उसने तातारा को बहुत अपमानित किया, बहुत भला बुरा कुछ कहा, जो कि तातारा और वामीरो दोनों को ही पसंद नहीं आया। गांव के लोग भी तातारा का विरोध में आवाज उठाने लगे। जब इतनी सब कुछ हुआ, जब उसकी मां डांटने लगी तो लोग भी तातारा के खिलाफ ही, विरुद्ध ही बोलने लगे। यह तातारा के लिए असह्य नहीं था, उसे परंपरा पर शोम हो रहा था। शोम मतलब ऐसी परंपरा किस बात की कि मैं जिसको चाहता हूं मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा, तो ऐसी परंपरा को लेकर तकलीफ हो रही थी उसको। तो वो बहुत गुस्से में था उन परंपराओं को लेकर। अपनी असहाय पर गुस्सा आ रहा था। असहायता मतलब अब वो कुछ कर नहीं सकता। होता है ना कि हम कुछ पाना चाहें तो हम कोशिश करें, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वामीरो को पाना चाह रहा था, लेकिन इन परंपराओं ने उसे जकड़ रखा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। तलवार मतलब जो हैंडल होता है ना, उसको हम लोग मूठ कहते हैं। इतना गुस्से में था कि वो जो उसकी तलवार उसके हमेशा रहती थी वो गया और उसकी मूठ पे उस गुस्से में हाथ चला गया। क्रोध में उसने अपनी तलवार निकाल कर धरती पे घोंप दी, मतलब निकाली और धरती पर ऐसे करके मार दी। गुस्से पे वो किसी पे चला तो सकता नहीं था, उसने तुरंत उठाई और ऐसे करके घोंप दी। फिर क्या हुआ, अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। फिर उसने जब घोंपी तो अपना चाहा कि वो वापस निकाल ले, लेकिन पूरी ताकत लगा रहा था।
जहां से लकीर खींची वहां से धरती में दरार पड़ गई। कहने का मतलब है जब उसने उसको खींचने की कोशिश करी तो ऐसे खींच रहा था, तो खींचने की कोशिश में थोड़ी लकीर खींच गई, और जहां से वो लकीर खींची वहीं से धरती टूटने लगी। हमने आपको बताया था ना, एक दीप 2 टुकड़ों में बट गया था, ये वही चीज है। तो क्या हुआ, दरार आने लगी। दीप के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक तरफ तातारा था और दूसरी तरफ वामीरो। मतलब जो उसने खींचा तो जब 2 टुकड़े हुए तो एक दीप पर तातारा चला गया और दूसरे दीप पे वामीरो चली गई, तो दोनों लोग अलग अलग दीप पर आ गए। दूसरा दीप धंसने लगा, यानी कि जहां पर आपकी तातारा था वो दीप धंसने लगा। तातारा को जैसे ही होश आया उसने दूसरे दीप को कूद कर हिस्सा पकड़ने की कोशिश करी, यानी कि जहां पर वो था उसने कूद के उसको पकड़ने की कोशिश करी और वो वहां पर कूदा, परंतु सफल ना हो सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा। वो नीचे की तरफ फिसलने लगा। दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए चीख निकली, मतलब तातारा और वामीरो दोनों एक दूसरे के लिए चिल्लाने लगे, यानी एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाने लगे, क्योंकि इस समय वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, तो वो एक दूसरे का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। तातारा लहूलुहान अचेत पड़ा था, यानी कि जब वो अंदर की तरफ गया तो वो अचेत हो गया था। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता, मतलब वो, अब लोग तो उसके खिलाफ थे, वो वहीं पड़ा, मतलब जहाँ से पैर फिसला वो अंदर जब जहाँ पे जा रहा था वो वहीं पड़ा रहा, क्योंकि उसने दीप को पकड़ने की कोशिश करी थी तो उसमें वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया था, उसको चोट लग गई थी, तो वो वहीं पड़ा रहा। लेकिन बाद में वो कहाँ गया, कैसे गया, किसी को कुछ भी पता नहीं। फिर इधर वामीरो पागल हो गई थी, जाहिर सी बात है, उसे लगा कि तातारा मर गया है, तो उसके प्यार में वो पागल हो गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने तातारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिला। आज न तातारा है न वामीरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के निकोबारी एक दूसरे के गांवों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। तातारा की तलवार से कार निकोबार से जो 2 टुकड़े, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, यानी कि जब ये घटना घटी तो लोगों ने उसके बाद तातारा को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, मगर तातारा कहीं नहीं मिला और वामीरो तो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। अब जब ये घटना घटी तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इस परंपरा को तोड़ दिया कि ऐसा ना हो कि आगे चल के भी ऐसा कुछ हो, तो उन्होंने इन परंपराओं को तोड़ा और एक दूसरे गांव आपस में विवाह करने लगे। आज जब वो द्वीप अलग हो चुके हैं तो एक हमारा कार निकोबार है और दूसरा लिटिल अंडमान। तो इस तरीके से हमने आपको एक प्रेम कथा, लोक प्रेम कथा बताई कि किस तरीके से प्रचलित कथाएं हैं। अब ये सत्य है असत्य है ये तो उसी समय के लोग जाने, लेकिन लोक कथा है। लोक कथा मतलब जो बहुत समय से चली आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सारी पीढ़ियां बोलती चली आ रही हैं। तो अब उनमें कुछ अपनी तरफ से चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब हम एक दूसरे से बोलना शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें इनोवेट होती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं, पीछे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वो एक लोक कथा थी जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। पहला प्रश्न, तातारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? देखिए, तातारा एक पारंपरिक पोशाक पहनता था, लेकिन साथ ही वो एक तलवार लगाता था, मगर वो तलवार किसकी होती थी? लकड़ी की होती थी। वो उसको कभी इस्तेमाल नहीं करता था। क्यों? कहीं पर भी वो हमेशा क्या, वो एक तो नेक बंदा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं तो तलवार को इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं आता था, वो कभी उनको इस्तेमाल नहीं करता था। तो उसमें इसमें लोगों का मानना हो गया कि उसके अंदर कोई शक्ति है, जिसके कारण जो हो रहा है ना कि लोग जो है बहुत उससे डरने लगे थे, ऐसा ना हो तलवार का इस्तेमाल करे, कोई तकलीफ हो, कुछ हो, तो इसलिए वो इस चीज़ से डरते थे। तो अब इस बारे में क्या हम इसको बांधेंगे? तातारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय तातारा की कमर पर बंधी रहती थी, वो कहीं पर भी जाए वो उसके कमर में रहती थी। इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वो अकेले में करता है, वो सबके सामने इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता है। तो लोगों का मानना था कि इसमें अजब शक्ति है। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। देखा जाए तो लोग मानते थे कि ये जो तलवार है ये इसके अंदर कोई शक्ति छिपी है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वास्तव में वो एक रहस्य था कि कुछ है कि कुछ नहीं है, कि सिंपल तलवार है, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन लोगों में ये प्रचलित था कि वो एक विलक्षण है।
दूसरा क्वेश्चन, वामीरों ने तातारा की बेरुखी से क्या जवाब दिया। ये उस समय की है जब वो थक गया था और बाहर टहलने गया था समुद्र के किनारे, तो वो गाना सुनने लगता है, वामीरों के पास जाता है, तो वामीरों गाना गा रही होती है, एकदम से समुद्र की लहर आती है और उसका गाना रुक जाता है। तो वो जाके पूछता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गाना गाओ। तो जब उसने इस तरीके से जाके क्वेश्चन किया तो उस समय वामीरो क्या जवाब देती है और कितनी बेरुखी जवाब देती है। वामीरो ने तातारा की बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वह कौन है जो इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। जो यहाँ आए हो तुम, हमें तो यहाँ अकेले थी, गाना गा रही थी, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। उसने ये चीज पूछी थी। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। आप चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि इसके पहले की क्या घटना थी, कि वो यहाँ क्यों आया था और क्यों ये प्रश्न पूछा, और जिसके जवाब में जो वामीरो गुस्सा हो गई थी। आप ऐसे भी उसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तातारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। क्या हुआ, तातारा वामीरो की जब मृत्यु हुई तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये हुआ था कि एक द्वीप समूह टूट के 2 द्वीप समूह में हो गया था। 2 द्वीप बन गए थे। एक द्वीप था तो वो तलवार गाड़ी तो वो कट के 2 द्वीप में बट गई। अब दूसरा क्या हुआ, जब वो दोनों की मृत्यु हो गई और उसकी तातारा की मृत्यु हो गई और वामीरो की जो स्थिति देखी गई, तो लोगों ने उन पौराणिक परंपराओं को बदलने का निश्चय किया। कौन सी, जो 2 गांव आपस में विवाह नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इस परंपरा को तोड़ेंगे। तो क्या हुआ, आपसी गांव आपस दोनों कोई भी गांव आपस में विवाह करने लगे। तो इस तरीके से उनकी मृत्यु से जो आसपास के गांव हैं उनमें ये सब परिवर्तन आया कि लोग आपस में विवाह करना उन्होंने शुरू कर दिया था। पहले एक ही गांव के लोग आपस में विवाह करते थे, अब उन्होंने आस पड़ोस के गांवों में भी विवाह करना शुरू कर दिया था। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज आया था, जिसके कारण से दोनों का विवाह नहीं हुआ था और तातारा और वामीरो अलग हो गए थे और तातारा की मृत्यु हो गई थी और वामीरो की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो इसी रूढ़ी को उस जगह पर तोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते थे। देखो पहली बात तो ये है कि हर एक इंसान वो पसंद किया जाता है जो अच्छा होता है। तो तातारा वैसा ही व्यक्ति था, नेक दिल, ईमानदार, कि अगर किसी को कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वो उनकी तुरंत हेल्प करता था। तो इस तरीके से हम लिखेंगे क्या, निकोबार के लोग तातारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते। आत्मीय स्वभाव मतलब उसका अपना पर्सनल जो स्वभाव था, नेचर जो था। तो आत्मीय, तो हम क्या लिखेंगे, आत्मीय स्वभाव के कारण उसको पसंद करते थे। तो क्यों, वह एक नेक, ईमानदार और साहसी था। वह मुसीबत के समय भागकर सबकी मदद करता था। मतलब पूरे गांव में कभी भी किसी की आवश्यकता होती थी वो तुरंत जाता था और उनकी हेल्प करता था। तो ये उसका स्वभाव था, नेचर था, इसीलिए वहां के सारे लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था। जो पूरी कथा हमने पढ़ी उसी को हमें छोटा करके लिखना है, ठीक है। जो निकोबारी अभी बोल रहे हैं वो उसी चीज को हमें इसको छोटा करके लिखना है। अब हम कैसे छोटा करेंगे इसको देखिए। निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। उनका मानना था कि पहले वो एक द्वीप थे। इनके 2 होने के पीछे तातारा वामीरो की लोक कथा प्रचलित है। क्या था, हमने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अलग अलग गांवों में होने के कारण उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ही, वहां के लोगों की उस समय की परंपरा थी कि लोग अपने ही गांव के लोगों से विवाह करते थे। तो जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो वो दोनों अलग अलग गांव के थे। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने इसका विरोध किया। तो जब इस चीज का विरोध हुआ तो एक दिन गुस्से में आके, जब विरोध चल रहा था, तातारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और जमीन में गाड़ दी। जब जमीन में गाड़ दी तो उसने खींचने की कोशिश करी। जब वो नहीं खींची तो उससे एक लकीर बनती चली गई, जिसके कारण वो द्वीप समूह 2 टुकड़ों में बट गया। 2 टुकड़ों में बट गया और उसी में एक द्वीप जो अलग होने लगा उसको खींचने के चक्कर में तातारा पानी में डूब गया।
डूबने लगा और जिससे वो लहूलुहान भी हो गया। बाद में वो लापता हो गया। बहुत से लोगों ने उसको खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिला और इसकी इस परिस्थिति से वामीरो एकदम पागल सी हो गई क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती थी। जब ये परिस्थितियां देखी गई तो उसके बाद से वहाँ की जो पुरानी परंपरा थी उसको तोड़ दिया गया, लोग आपस में विवाह करने लगे। तो अब आपको हमने यहाँ बता दिया कि किस तरीके से वहाँ पर ज़मीन के 2 टुकड़े हुए। एक ज़मीन का टुकड़ा हमारी एक द्वीप बना कार निकोबार और दूसरा बना लिटिल अंडमान। तो इस तरीके से आप पूरी कथा को आप छोटे में लिखेंगे और लिखने के बाद नीचे आप ये ज़रूर डालेंगे कि जो द्वीप समूह 2 बने उनके क्या नाम थे, ये मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, पहले एक द्वीप था, फिर वो 2 टुकड़ों में हुआ तो उन दोनों टुकड़ों का नाम आपको सेपरेटली देना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे आप वहाँ पर दे देंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मतलब जब वो पूरा दिन खूब काम करके थक के गया था, जहां वो पहली बार वामीरो से मिला था, ये वही वाला हमको बताना है। तो वामीरो से मिलने से पहले वो जो सिचुएशन थी वहां का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य आपको बताना है। क्या हुआ, सबसे पहले हम बताएंगे कि वामीरो पूरा दिन काम करने के बाद जो है लपाती के समुद्र तट पर टहलने गया कि थोड़ी सी थकान दूर हो जाएगी। तो उस समय शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। तो अब हम वहाँ पे बताएंगे क्या होगा। शाम की ठंडी ठंडी हवा थी, समुद्र के कारण ठंडी लहरें चल रही थी, तो धीरे धीरे जो लहरों की आवाज़ आ रही थी वो एक संगीत घोल रही थी खानों में, जैसे लग रहा है कोई संगीत चल रहा है। फिर उसके बाद सूरज डूब रहा था, सूरज की डूबती हुई किरणें जो पानी में पड़ रही थी वो अलग ही सतरंगी छटा बिखेर रही थी और उस समय वहाँ का मौसम बहुत ही मनमोहक लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। अब शाम का समय था तो चिड़ियाँ भी धीरे धीरे चहचहाना बंद कर रही थी। अपने घर जाती है ना तो हल्का हल्का चहचहाट होने लगती है शाम के समय में, तो धीरे धीरे चहचहा के वो अपने घर की तरफ जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम आपको बढ़ के बताते हैं कि क्या है। तातारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। शाम का समय था और समुद्र में ठंडी हवाएं आ रही थी, पक्षियों की चहचहाट आ रही थी डूबते हुए, सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर सतरंगी छटा बिखेर रही थी। मतलब जब पानी पे गिरती है सूरज की किरणें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा झिलमिल झिलमिल ऐसे करती है ना, तो वही सतरंगी यानी कभी कहीं कहीं पर कुछ रंग चेंज हो रहे थे। तो समुद्र का पानी बहते हुए आवाज कर रहा था मानो कोई गीत गा रहा है। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। इसमें आप अगर कोई भी शाम का समय और ऐड करना चाहते हैं तो आप वहां पर 2-3 लाइनें बखुशी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। वामीरो से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। देखो जब दोनों लोग एक दूसरे से मिले दोनों की सिचुएशन लगभग सेम थी। क्या था, वामीरो से मिलने के बाद तातारा जब वापस अपने घर पहुंचा तो बहुत ही बेचैन था। वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। उसे सिर्फ वही आवाज़ और वही चेहरा बार बार याद आ रहा था। किसका? वामीरो का। तो वहीं अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले देखिए, बेचैन रहने लगा। वामीरो से मिलने के बाद तातारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता जब वह वामीरो से मिल सके, यानी कि वो पूरा दिन उसकी याद में खोया रहता और शाम का वेट करता, क्योंकि उसने वामीरो से बोला था ना कि हम यहीं पे शाम को तुम्हारा फिर से इंतजार करेंगे। तो वो पूरा दिन उसकी याद में उसने बिताया और शाम का वो बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि जल्दी से शाम आए और हम वामीरो से मिलने जाएं। तो वो बेचैनी से शाम का इंतजार करने लगता था। वह दिन ढलने से पहले ही लपाती के समुद्र तट पे पहुंच जाता, यानी कि वो समय आने ही नहीं पाता कि शाम हो, उससे पहले ही वो उस जगह पहुंच जाता, यानी कि लपाती जो उसका गांव था उसके समुद्र तट पे पहुंच जाता कि जल्दी से जो है मैं मिल लूँ वामीरो से, कि हो सकता है वामीरो जल्दी आ जाए। इस लालच में वो पहले पहुंच जाता था कि उस समय का भी वेट नहीं करता था और उससे बहुत पहले वहां पर पहुंच जाएगा। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। वाकई जब हमें किसी चीज़ का वेट करना हो तो एक एक मिनट जैसे लगता है एक एक घंटा बन जाता है। तो सेम वही कंडीशन जो है उस समय तातारा के साथ चल रही थी। वो वामीरो का आने का इंतजार कर रहा था और इंतजार करने के कारण उसका क्या हो रहा था कि जल्दी आए जल्दी आए। तो समय भी बहुत धीमे 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 गुजर रहा था।
तो ये सारी चीजें आप चाहें तो एक्सटेंड करके लिख सकते हैं कि थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? अभी तो जैसे इतने कोई आयोजन नहीं होते, हमारे पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पहले जो है ना बहुत लिमिटेड साधन होते थे, लोग आपस में ही कम मिल पाते थे। तो क्या होता था, कई गांवों के बीच में एक आयोजन रख दिया जाता था जहां पर बहुत सारे लोग एकत्र होते थे। उसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी, प्रदर्शन होते थे, तो उसी में लोग एक दूसरे से मिलते और अपनी शक्ति दिखाते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। होता है ना, पहलवान की लड़ाई होना या जानवरों की लड़ाई होना, ये सब चीजें पहले समय में बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि शक्ति का ज्यादा महत्व था। जिसके पास जितनी शक्ति वो उतना प्रभुत्व रखता था। प्रभुत्व मतलब हम जितनी ताकत रखेंगे उतनी जमीन पे हम कब्जा करके उतने लोगों पे हम शासन कर सकते हैं। तो ये एक प्रदर्शन का तरीका होता था कि हमारे पास इतनी शक्ति है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कैसे बांधेंगे। अभी तो हमने आपको वहां प्रदर्शन बताया, इसके अलावा वहां पे बहुत सारी शॉप्स भी लगती थी, लोग अपनी चीजें बेचते थे ताकि धन कमा सके, तो उनका भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। चलिए देखिए हम क्या यहाँ पर लिखा है हमने। प्राचीन काल में हष्टपुष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते हैं, यानी कि जो बहुत हेल्दी पशु पक्षी होते थे, पशु होते थे, उनके साथ होता था, उनका आपस में लड़ाई होती थी, या वो पशु आदमियों से भी भिड़ जाते थे, ये भी होता था। तो आपस में लड़ाई पशु, उसके अलावा आदमियों से भी वो लड़ाई होती थी साथ में। लड़ाकू सांडों, शेर, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम थे। तीतर बटेर की लड़ाई होती थी, यानी कि तीतर बटेर पक्षियों की भी आपस में लड़ाई होती थी। पतंगबाजी होती थी। पैठे लगाना मतलब पुशअप्स करने वाला भी प्रतियोगिता होती थी, जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती थी, यानी मेले में बहुत सारी विभिन्न सामग्रियां भी बिकती थी। खाने पीने की चीजें होती थी। दुकानों में जानवरों की नुमाइश होती थी, मतलब मेरा जानवर इतना सुंदर है, सजा वजा के बड़े अच्छे से रख दिया जाता था कि इस तरीके से सब पूरी जो दुकानें आप एक जो पुराने समय में जो आप मेले की कल्पना कर सकते हैं उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, पाठ के अनुसार नहीं बताना, यहाँ पे आपको अपने विचार प्रकट करने कैसे कैसे प्रदर्शन होते थे। चलिए अब हम यहाँ पर अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे रूढ़ियां क्या होती हैं। बहुत समय से चली आ रही वो परंपराएं, कहते हैं ना समय जब चेंज होता है जरूरतें बदलती हैं, तो बहुत समय से चली आ रही कोई ऐसी परंपरा जो अब इस समय में पालन करना मुश्किल हो जाए तो उन्हें बदल देना चाहिए। बहुत सी चीजें बदली हैं, जैसे हमारे समाज में पहले हमारे समाज में बाल विवाह हुआ करता था, छोटे छोटे बच्चों की आपस में शादी हो जाती थी, लेकिन अब जैसे समय बदला अब उसे क्राइम बना दिया गया। छोटे बच्चों की शादी करना अब क्राइम है। उसी तरह पहले विधवा विवाह नहीं होता था, स्त्री अगर विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये ऐसी रूढ़ियां हैं, जैसे सती प्रथा थी कि पति मर गया है तो स्त्री को उसकी चिता पर बैठ के जला दिया जाता था। तो ये सब ऐसी रूढ़ियां हैं जो बेकार थी, अब समय के साथ वो सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक रूढ़ी थी, हमने इस गांव में इस पूरी कहानी में एक रूढ़ी पढ़ी ना कि दो गांव आपस में विवाह नहीं करते थे, तो वो उसी रूढ़ी के आधार पर इन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो अब इसमें आपकी क्या सोच है, आपको इसका उत्तर देना है। चलिए देखें, रूढ़ियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनती है, मतलब अनुशासन रहे, उनमें कुछ गलत चीजें डेवलप नहीं हो। परंतु जब इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोझ बनने लगे, तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। मतलब अब हमें कोई अच्छा काम नहीं हम कर पाए उन रूढ़ियों के कारण, तो ऐसी रूढ़ियां टूट जानी चाहिए। इस कहानी के संदर्भ में देखा जाए तो तातारा वामीरों का विवाह एक रूढ़ी के कारण नहीं हो सका, जिसके कारण उन्हें जान देनी पड़ी। इस तरह की रूढ़ियां किसी का भला करने की जगह नुकसान करती हैं। समयानुसार समाज में परिवर्तन आते रहना और रूढ़ियां आडंबर प्रतीत होती हैं, यानी कि अगर ऐसी रूढ़ियां हो तो हमें बेकार लगने लगती हैं, तो इसलिए इनका टूट जाना ही अच्छा होता है।
बेटर ये है कि ऐसी बेकार रूढ़ियों को हमें तोड़ देना चाहिए। तो पहला हमारा क्या है, तातारा और वामीरों के गांव की क्या प्रथा थी। हमने ये पूरी कहानी पढ़ी हुई है, तो वहां पर एक कथा प्रचलित थी, उसके हिसाब से जो है इन दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है। तो वो क्या कथा थी, क्या था उस प्रथा उसमें क्या थी, हमको ये बताना है। प्रथा मतलब कोई प्रचलन क्या था उसमें। वर और वधू एक ही गांव के हों ऐसा जरूरी है, वर और वधू अलग अलग गांव से हों कोई नहीं, और तीसरा है वर वधू एक दूसरे को जानते हों। तो कथा के अनुसार जो हमने ये कहानी पढ़ी है, इसके अनुसार वर और वधू यानी कि दूल्हा दुल्हन जो है वो एक ही गांव के होने चाहिए। तो क्या था, वर वधू एक ही गांव के हो, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। देखेंगे इसका आंसर, एक ही गांव के होने चाहिए। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 2, क्या है, तातारा का जीवन कैसा था। यानी कि जब वो उससे मिलके आया था, वामीरों से मिलके आया था, उसके बाद का उसका जो टाइम बीता वो कैसा था। तो यहाँ पर क्या था, रोचक, शांत और गंभीर, उबाऊ या अति रोचक। तो उसका जो जीवन जब मतलब बाद में जो जीवन उसका बीता वो बहुत ही उबाऊ था, क्योंकि वो वामीरों से बस मिलना चाहता था। तो वो 24 घंटे का समय जो था निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, युवती का स्वर कैसा था। युवती मतलब वामीरो गाना गा रही थी समुद्र के तट के किनारे, तभी वहां पर उससे मिला था तातारा। तो वहां पर जब उसे पहली बार मिला था तो वो उसका नाम नहीं जानता था, तब तो वो युवती थी। तो वो युवती जो है गा रही थी, तो उसका स्वर कैसा था, मधुर और सुरीला, सामान्य, कर्कश या कोई नहीं। तो जब वो गाना गा रही थी उसी के गाने से जो है तातारा खिंचता चला गया था। तो उसका कैसा स्वर था, मधुर और सुरीला, जिससे वो अट्रैक्ट होते हुए वामीरों के पास तक पहुंच गया था। प्रश्न संख्या 4 है हमारी, तातारा किसको निहार रहा था। जब किसको निहार रहा था, जब क्या कहते हैं वहां पे उसको वो स्वर सुनाई दिया था, वामीरों के गाने का जब स्वर सुनाई दिया था, तो उस समय वो क्या निहार रहा था, सूरज को, सागर को, युवती को या कोई नहीं। तो अब जब वो स्वर सुनाई दिया, जब वो वहां पर तट पे टहल रहा था, अब उसको जब वो स्वर सुनाई दिया तो वो वहां खिंचते खिंचते चला गया मधुर गीत में, और बस उसी लड़की को वो देखता रहा जो वो गाना गा रहा था। तो वो लड़की कौन थी उसको तब तक नाम नहीं पता था। तो वो किसको निहार रहा था, युवती को निहार रहा था, वो जो वहां पर खड़ी हुई थी और गाना गा रही थी। फिर है प्रश्न संख्या 5, तातारा की विशेषताएं बताएं। तातारा में क्या क्या विशेषताएं थी। भाई सारा गांव उसको मानता था, सब था, तो उसमें कुछ विशेषताएं भी पाठ के अंतर्गत बताई गई हैं। क्या है, शक्तिशाली एवं आकर्षक था वो, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, देखने में बहुत सुंदर था, मिलनसार था, मददगार था, सभी। तो हम यहाँ देखेंगे कि उसके अंदर ये सभी गुण थे। हम पाठ के अनुसार अगर देखें तो सारे ही गुण उसके अंदर थे, मददगार भी था, मिलनसार भी था, शक्तिशाली भी था और आकर्षक था। तो यहाँ पर हम किस में लगाएंगे, सभी गुण उसके अंदर ये मौजूद थे। जितने भी ऊपर गुण बताए गए हैं वो सभी उसके अंदर मौजूद थे। अब है प्रश्न संख्या 6, क्या है, कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है। अब ये पाठ में हमारे दिया हुआ था, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच का डिस्टेंस कितनी दूरी पर ये दूसरा आइलैंड स्थापित है, यानी कि कितना उसमें डिस्टेंस है। तो क्या था, 69 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 96 किलोमीटर या 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने जो देखा है जो बुक के हिसाब से वो है 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कार निकोबार से लिटिल अंडमान 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब है प्रश्न संख्या 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है। वो भाई हमें पता है अंडमान निकोबार बहुत छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, कई सारे द्वीप हैं। तो वहां पर जो हमने देखा अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो वो कौन सा हमारा द्वीप बताया गया है, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो है वो अंतिम दक्षिणी द्वीप है। फिर है प्रश्न संख्या 8,
प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारी? सॉरी, तातारा वामीरों की कथा कहाँ सुनाई जाती है? ये कथा कहाँ की प्रचलित है, कहाँ सुनाई जा रही है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के हर घर में, या कोई नहीं? तो पाठ देखिए, अंडमान निकोबार में सुनाई जा रही है, लेकिन पाठ के अनुसार अगर हम उसको देखेंगे तो अंडमान निकोबार के हर घर में ये कथा सुनाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे है अंडमान निकोबार दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड है? हर घर में। तो पाठ में भी यही दिया है, अंडमान निकोबार के हर घर में जो है वो ये कथा सुनाई जाती है। अब है प्रश्न संख्या हमारी 9। तातारा कमर पे क्या बांधता था? वो अपनी कमर पे क्या बांध के रखता था? तलवार, लकड़ी की तलवार, लोहे की तलवार या तांबे की तलवार? क्या बांधता था? अब सबसे बड़ी बात तो ये है, तो तातारा क्या बांधता था? तलवार बांधता था। तो यहाँ पर लकड़ी की तलवार है, आपकी तलवार है, तो ये सही है। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? लकड़ी की तलवार बांधता था। अब है प्रश्न संख्या 10। तातारा किस तरह का युवक था? सुंदर, नेक, मददगार, शक्तिशाली या सभी? तो अभी उसके अंदर विशेषताएं बताई थी हमने, क्या क्या विशेषताएं थी, ये उसी तरीके से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आंसर देखिए बदले गए हैं। पहली बात, आकर्षक था, सुंदर था, नेक दिल व्यक्ति था, फिर मददगार भी था, शक्तिशाली भी था। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सभी चीजें लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सभी चीजें उसके अंदर मौजूद थी, वो सभी चीजें ये करता था। अब है प्रश्न संख्या 11। तातारा वामीरो कथा किस पर आधारित है? क्या ये जो कथा बताई गई है किस पर आधारित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर, मुहावरों पर, लोकगीतों पर, किसी पर नहीं? तो ये जो तातारा वामीरों की कथा हमने पढ़ी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर आधारित है। तो वहां पर ये लोक कथा प्रचलित है, जिसके आधार पर ये कहानी हमारे सामने इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। अब है प्रश्न संख्या 12। मंडलोई जी की कविताएं किससे संबंधित हैं? तो हम हमारे जो पाठ में है, हमारे जो लेखक हैं वो, अब ये पूरा उसी से लिया गया है। लीलाधर मंडलोई हमारे पाठ के जो लेखक हैं, उनकी कविताएं जो हैं वो किससे संबंधित रहती हैं? छत्तीसगढ़ अंचल से, मध्य प्रदेश भोपाल से, रायपुर से या उत्तराखंड से? तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये उनके जीवन परिचय में दिया हुआ है। जब भी आप कोई पाठ पढ़ेंगे जिससे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो हम आपसे यही कहेंगे आप थ्रू आउट पूरा चैप्टर पढ़िए, मतलब जीवन परिचय भी पढ़िए, उसमें पाठ प्रवेश आता है, पाठ प्रवेश भी पढ़िए और पूरे पाठ को ध्यान से पढ़िए। इससे ये होगा कि कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगी, चाहे वो छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये लीलाधर मंडलोई के जीवन परिचय में दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ अंचल से, यानी कि मंडलोई जी की कविताएं कहाँ से ज़्यादा प्रेरित रहती हैं? छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित रहती हैं। जितनी भी इनकी कविताएं हैं यहाँ पर, सभी छत्तीसगढ़ अंचल से प्रभावित रहती हैं। चलिए देखते हैं आगे इसका आंसर। देखिए, छत्तीसगढ़ अंचल से रहती हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर देखा, कई चीज़ें हमने नोटिस करी हैं कि हमारा जो है कई आपकी चीज़ें छूट जाती हैं। हमने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप पढ़िए, आपने जीवन परिचय पढ़ा, साथ ही आपने क्या कहते हैं पाठ प्रवेश पढ़ा, आपने क्या कहते हैं पाठ पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़िए, साथ ही उसके नीचे जो एक्सरसाइज दी रहती हैं, इवन शब्दार्थ भी पढ़िए, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का शब्द उठाकर आपसे कहीं से पूछ सकते हैं शब्द का क्या अर्थ होता है। तो शब्दार्थों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यूज़ में आप मतलब हम कहेंगे कि पूरा का पूरा जितना भी उस चैप्टर में एक बुक में दिया हुआ है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कोई चीज़ उसके अंदर मिस नहीं करनी है। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या हमारी 13 पे। 13 क्या है? लीलाधर मंडलोई किस प्रकार का लेखन लिखते थे? ये तो इन्होंने अभी हमारे सामने जो प्रस्तुत किया, ये तो एक कहानी थी, तो ये गद्य में आती है, लेकिन ज़्यादातर तौर से उन्होंने सिर्फ कविताएं ही लिखी हैं। तो उनका प्रिय लेख अगर हम देखेंगे तो वो कविता ज़्यादा लिखते रहे हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये तो उन्होंने गद्य में हमारे सामने कहानी प्रस्तुत करी है, लेकिन ज़्यादातर उनका जो लेख रहता है वो कविताएं ही रहती हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। मंडलोई जी ने कौन सी शैली प्रयोग की है, अर्थात ये जो हमारे सामने पाठ प्रस्तुत किया है इसमें उन्होंने कौन सी शैली का प्रस्तुतिकरण किया है। व्यवहारात्मक है, उपमा युक्त है, वर्णात्मक और संवेदात्मक है, या कोई नहीं। तो इसमें सही जो आंसर है वो है वर्णात्मक या संवेदात्मक। अब ये क्या होता है हम आपको बता दें। वर्णात्मक मतलब किसी चीज का वर्णन करना। तो यहाँ पर एक लोक कथा थी जिसके बारे में एक एक छोटी छोटी चीज उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन करी है। गांव में पशु मेला लगा हो, चाहे वामीरों की फीलिंग्स हो, चाहे ततारा की फीलिंग्स हो, या गांव वालों का जो मत हो, उन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से लीलाधर मंडलोई ने वर्णन किया है। फिर है संवेदात्मक। संवेदात्मक मतलब सभी की संवेदनाएं उसके अंदर हैं, हम देख रहे हैं। इसमें दोनों प्यार करते हैं, वो भी है। फिर उसके बाद बिछुड़ जाते हैं, बिछुड़ जाने के चक्कर में उनका दोनों ही एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। वामीरो जो है पागल सी हो जाती है, ततारा का कहाँ है कुछ पता नहीं चलता, एंड में मरा कि जिंदा रहा कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पर एक संवेदात्मक टॉपिक उठाया था एक प्रथा को लेकर। तो इसलिए यहाँ पर ये जो शैली प्रस्तुत की गई है वर्णात्मक भी है और संवेदात्मक भी है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको चयनित किया है। अब है प्रश्न संख्या 15। 15 क्या है, श्री लीलाधर मंडलोई, लीलाधर का जन्म कब हुआ। तो हमारे हमारे लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ, 1954, 1945, 1964 या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही क्या है, 1954 में जो है इनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 1954 में हुआ था। अब है प्रश्न संख्या 16। तो 16 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ततारा को देखकर वामीरों की क्या कैसी हालत हो गई थी, हालत कैसी हुई थी उसकी। तो ये वहां के बारे में पूछ रहे हैं, जब क्या कहते हैं वो मिलने आई थी पशु पर्व में, जब वो अपने गांव लपाती से ततारा के गांव में आई थी पशु पर्व में। तो जैसे ही उसने ततारा को देखा था तो उसकी कंडीशन कैसी हो गई थी, वो क्या करने लगी थी। वह उसे देखकर हंसने लगी, वह उसे देखकर रोने लगी, वह वहां से भाग गई, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या था, वह उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी। सही आंसर ये था ना, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी और उसका रोना सुनकर ही तभी वहां पर वामीरों की माँ आ गई थी और उसने बहुत बुरा भला जो है ततारा को बोला था। तो सही क्या है, वह उसे देखकर रोने लगी थी। अब है प्रश्न संख्या हमारी 17। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे, क्या कारण था कि उसे सभी लोग पसंद करते थे। वह बहुत ही अच्छा नृत्यक था, मतलब बहुत अच्छा नाचता था। वह बहुत अच्छा गायक था। उसके पास तलवार थी, इसलिए वह सदैव दूसरों की सहायता करता था। तो क्या कारण था, वह सदैव दूसरों की सहायता करता था, इसीलिए सभी गांव वाले जो है निकोबार वाले वो हमेशा उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। हमें कुछ किसी को भी जरूरत हो तुरंत दौड़कर सबकी सहायता वो करता था। अब है प्रश्न संख्या 18। ततारा वामीरों की मृत्यु को त्यागमयी क्यों कहा गया। अब जब दोनों भाई ततारा मर गया था, वामीरों भी पागल सी हो गई थी, खाना पीना छोड़ गया था, धीरे धीरे वो मर गए, तो उनकी दोनों की मृत्यु को त्यागमयी क्यों कहा गया था। प्रेम पुराना था इसलिए, प्रेम अनूठा था, एकदम अनोखा था इसलिए, प्रेम सच्चा और गहरा था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही कारण क्या था, प्रेम सच्चा और गहरा था, इसीलिए उनके त्याग को, उनकी मृत्यु को त्यागमयी बोला गया था। अब है प्रश्न संख्या हमारी 19। लीलाधर मंडलोई शिक्षा दीक्षा कहाँ संपन्न हुई। तो लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा कहाँ संपन्न हुई, अभी आप पाठ परिचय में देखेंगे। भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, भोपाल रायपुर या भोपाल छिंदवाड़ा। तो सही क्या था, भोपाल रायपुर में जो है उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई थी, यानी भोपाल में भी हुई और रायपुर में भी संपन्न हुई उनकी। फिर है प्रश्न संख्या 20। 20 क्या है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी। समुद्र के किनारे बैठे वो गाना गा रही थी, तो एकदम से गाना गाना वो क्यों भूल गई, क्या कारण हुआ था।
चलने के कारण वो गाना गाते गाते चल रही थी इसलिए वो गाना भूल गई थी, नींद के कारण उसे नींद आ रही थी इसलिए, समुद्र की ऊंची उठने वाली लहरों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो कारण क्या था? समुद्र में ऊंची उठने वाली लहरों के कारण वो अपना गाना भूल गई थी। क्यों? क्योंकि एकदम से वो लहर जो है उसके ऊपर पड़ी और वो सब कुछ भूल गई थी, गाना एकदम से उसका रुक गया था क्योंकि पूरा भीग गई थी इसलिए। फिर है प्रश्न संख्या 21। 21 क्या है? वामीरों के गांव में किस पर्व का आयोजन किया गया था? वामीरों के जो गांव था उसमें क्या पर्व का आयोजन था? सामाजिक पर्व, पशु पर्व, पुष्कर पर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पर्व का आयोजन हुआ था वो क्या था? हमारा पशु पर्व, यानी कि वहां पे पशुओं का मेला लगा हुआ था। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में हमारे पास में ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया? ततारा का की जो तलवार थी उसके बारे में लोग क्या सोचते थे? तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, तलवार बहुत सुंदर थी, तलवार किसी जादूगर की थी, तलवार का ततारा असली मालिक नहीं था। तो सही क्या था जो लोग सोचते हैं? वो था तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। क्यों? क्योंकि वो कभी उसे इस्तेमाल नहीं करता था लेकिन हमेशा उसके कमरे में बंधी रहती थी, इसलिए लोगों का मत था कि इसके अंदर जरूर कोई ऐसी शक्ति ही है, तो वो ये चीज सोचते थे। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 23। क्रोध में ततारा ने क्या किया? जब क्रोध आया था ततारा को, जब बहुत ज्यादा वो अपमानित हो गया था वामीरों की मां के द्वारा और वामीरों भी बहुत रोती जा रही थी, तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो गुस्से में आके उसने क्या किया था? जादुई लकड़ी की तलवार जमीन में घोंपना शुरू किया, जादुई लकड़ी की तलवार को हवा में उछाल दिया। कहीं जाने के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या था? उसने जादुई लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंपना शुरू कर दिया, अच्छे से घोंप दिया था, इसी के कारण तो वो द्वीप समूह 2 में बट गया था। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब है हमारा प्रश्न संख्या 24। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए मंडलोई जी को लंदन कब आमंत्रित किया गया? प्रसारण की उनको आमंत्रित किया गया था लंदन द्वारा, तो ये उसमें मेंशन है आपके जीवन परिचय में कि कब आमंत्रित किया था। 1980 में, 1988 में, 1983 में, या 1987 में? तो यहां पर क्या है? 1987 में उन्हें आमंत्रित किया गया था लंदन में, प्रसारण की जो उच्च शिक्षा है उसके लिए। अब है हमारा प्रश्न संख्या 25। ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? ये कथा कहां पर सुनाई जाती है? कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथा कहां सुनाई जाती है? कार निकोबार में। आइलैंड्स है ना अंडमान निकोबार, उसी में एक जगह है कार निकोबार, वहां पर ये कथा सुनाई जाती है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 26। लीलादल मंडलोई का जन्म कौन से उत्सव वाले दिन हुआ था? मतलब उस दिन कोई फेस्टिवल था और उसी दिन जो है लीलादल मंडलोई का जन्म हुआ था। तो उस दिन कौन सा उत्सव था? दीपावली, जन्माष्टमी, होली, या करवा चौथ? तो उनका जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन था जन्माष्टमी का पर्व और उसी दिन लीलादल मंडलोई का जन्म हुआ था। अब है प्रश्न संख्या 27। 27 हमारे पास में क्या दिया है? किनके हृदय व्यथित हो रहे थे? मतलब बहुत ज्यादा जो परेशान हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, वो कौन थे? तातारा संतारा, तातारा वामीरो, कोई नहीं, लोगों के। तो जब एक दूसरे को पहली बार देखा था तो दोनों के हृदय बहुत ज्यादा व्यथित हो रहे थे, वो थे तातारा और वामीरो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, अट्रैक्शन होता है वो उन दोनों के अंदर आ चुका था। अब है प्रश्न संख्या 28। 28 क्या है? युवती को गीत गाने के लिए कौन कह रहा था? जब वो युवती गाना गा रही थी और एकदम से समुद्र की लहरें उसके ऊपर पड़ी तो उसका गाना रुक गया था। फिर उसे गीत गाने के लिए कौन कह रहा था? वहां पे कौन मौजूद था? वहां पर मौजूद था ततारा। तो क्या है? उसकी माताजी, आसपास के लोग, ततारा, या कोई नहीं? तो गीत गाने के लिए उसे जो कह रहा था वो था ततारा कि गाना गाओ, ये चीज। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 29।
29 में क्या दिया है, ततारा अपनी सुध बुध क्यों खो बैठा था। वो अपनी सुध बुध पूरी तरीके से खो बैठा था। क्या कारण था, मधुर गीत की ये धुन सुनकर, धूप बहुत तेज थी इसलिए, या मौसम खराब था, या कोई नहीं। जब पहली बार उसने वामीरो का गीत सुना था तो वो अपनी सुध बुध खो बैठा था। तो क्या था, मधुर गीत की धुन को सुनकर वो अपनी सुध बुध खो बैठा था, और जिस जगह से वो आवाज आ रही थी वो उसी जगह चलता हुआ चला गया था। अब है प्रश्न संख्या 30 क्या है, मंडलोई जी प्रसार भारती दूरदर्शन में कौन से पदभार को संभाल रहे थे। वो प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र में काम कर रहे थे, तो वहां वो जिस पोस्ट पे थे वो पोस्ट कौन सी थी, महानिदेशक, निदेशक, संपादक, सह संपादक। तो जो वो पोस्ट संभाल रहे थे पदभार वो था महानिदेशक का पदभार, वो प्रसार भारती दूरदर्शन में संभाल रहे थे। अब है प्रश्न संख्या 31 क्या है, लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी थी। अभी हमने देखा था कार निकोबार से लिटिल अंडमान की दूरी, और अब क्या पूछा जा रहा है, लिटिल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर की दूरी कितनी है। 150 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो लिटिल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर की दूरी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका। अब है प्रश्न संख्या 32 में क्या है, श्रृंखला शब्द से क्या तात्पर्य है। श्रृंखला, अब हमने आपको बताया था जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उस पाठ में आपको सब कुछ पढ़ना है, इवन आपको शब्दार्थ जो दिए हुए हैं वो भी पढ़ना है। तो ये उसी में से है। श्रृंखला शब्द का क्या मतलब होता है, क्रम, कड़ी, उपरोक्त दोनों या कुंडी। तो श्रृंखला का मतलब होता है क्रम और कड़ी दोनों ही, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। तो दोनों में से अगर कोई एक भी आपसे पूछा जाता है तो वो भी सही होगा। इसके दो आंसर होते हैं तो दोनों हम लाए हैं। एग्जाम में अगर आपसे कोई एक भी पूछ लिया जाए तो वो भी आपका सही होगा। अब है प्रश्न संख्या 33, वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से क्या परिवर्तन हुआ। जब वो उन दोनों की त्यागमयी मृत्यु हो गई तो उससे क्या परिवर्तन आया था। निकोबार के लोग प्रेम से रहने लगे, निकोबार के लोग दूसरों को अपनाने लगे, निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी व्यवहारिक संबंध बनाने लगे, या कोई नहीं। तो ये परिवर्तन आया था क्योंकि ये दोनों इसलिए नहीं मिल पाए थे क्योंकि यहाँ की प्रथा थी कि दूल्हा दुल्हन एक ही गांव के होने चाहिए। इसी कारण से इन दोनों की जान चली गई। तो अब जब जान चली गई तो क्या परिवर्तन हुआ कि अब लोग एक दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे। तो ये एकदम सही ही है हमारा, निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे थे। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 34 क्या है, आसपास के लोग ततारा को क्यों आमंत्रित करते थे। मतलब जो आसपास के गांव के लोग भी हैं उनको क्यों आमंत्रित करते थे, उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, उसके सुंदर होने के कारण, उसके लोकल होने के कारण, उसके शक्तिशाली होने के कारण। तो क्या था यहाँ पर, उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, मतलब वो जिससे मिलता था उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो उसका खुद का अपना है, ऐसे बातचीत, मिलना, हालचाल पूछना, सब कुछ। तो आसपास के लोग उसे इसलिए आमंत्रित करते थे क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही आत्मीय था। अब है प्रश्न संख्या 35 क्या है, यह किसकी कथा है। ये जो कथा हमने अभी पढ़ी तातारा वामीरो की, ये है किसकी कथा। तातारा नामक युवक और वामीरो नामक युवती की प्रेम कथा है, प्रेरक कथा है, लोक कथा है, या कोई नहीं। तो सही क्या है, तातारा नामक युवक और वामीरो नामक युवती की प्रेम कथा है जो हमने इस पाठ में पढ़ी है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 36 क्या है, मंडलोई जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो रचनाएं उनकी जितनी हैं सभी क्या है, घर घर घूमा, रात बिरात, देखा अनदेखा और काला पानी सभी। तो यहाँ पर क्या है, इनकी ये सभी इनकी कविताएं हैं, सारी जितनी ऊपर दी हुई हैं सभी ही इनकी कविताएं हैं। तो याद रखिए, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगर कोई और कवि रचनाओं के साथ में मिला के इनकी रचनाएं दी जाती हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये मंडलोई जी की कविताएं हैं। अब है प्रश्न संख्या 37 क्या है,
इनके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लिखा गद्य किसका अध्ययन है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, इनके यानी कि मंडलोई जी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो ये गद्य लिखा गया है, ये इस किसका अध्ययन, किस चीज का इन्होंने अध्ययन किया और तब ये जो है ये कथा हमारे सामने आई। वो समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, मतलब समाज में कैसी चीजें व्याप्त हैं इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे तब। अर्थशास्त्र मतलब कि जो है पैसे से रिलेटेड अगर कोई चीज का अध्ययन कर रहे थे तब ये कथा उनके सामने आई। जब राजनीति का अध्ययन कर रहे थे तब ये चीज उनके सामने आई, या भूगोल का यानी ज्योग्राफिकल जब चीज को देख रहे थे तब उनके सामने आई। तो ये कथा इनके सामने तब आई जब ये समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, तब उनको इस कथा के बारे में पता चला। तो सही क्या है, जब मंडलोई जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लिखा यह गद्य समाज शास्त्र का के अध्ययन के अंतर्गत इनके सामने आई थी। अब है प्रश्न संख्या 38 क्या है, किसके प्रयोग से मंडलोई जी की भाषा प्रभावशाली हो गई है। ये जो हमने पूरा पाठ पढ़ा है इसमें इन्होंने क्या चीज ऐसा इस्तेमाल किया कि जो उन्होंने भाषा लिखी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई, हमको बड़ी पसंद आई। क्या कारण था, लोक कथा से, गीतों से, मुहावरों के प्रयोग से, या कोई नहीं। तो हमने देखा कि इस पाठ में इन्होंने बहुत सारे मुहावरों का भी इस्तेमाल किया है, तो मुहावरों के प्रयोग से ही ये कथा जो है बहुत प्रभावशाली हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर है 39, लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। अभी जो लेखक यानी कि हमारे लीलाधर मंडलोई जी का जन्म कहाँ हुआ था, छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में, भोपाल में, रायपुर में, या कोई नहीं। तो सही क्या है, छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में इनका जन्म हुआ था। ये देखिए। अब है प्रश्न संख्या 40 में क्या है, तातारा वामीरो कथा के लेखक कौन हैं। अब ये जो कथा हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इस कथा के लेखक कौन है, श्री लीलाधर मंडलोई, श्री प्रेमचंद्र, प्रहलाद अग्रवाल, या कोई नहीं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री लीलाधर मंडलोई। हम जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं, उनकी कविताओं के बारे में, सब कुछ के बारे में हमने देखा, रचनाओं के बारे में देखा, उनकी पढ़ाई के बारे में, जन्म के बारे में सब कुछ देखा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हमारे इस जो पाठ के रचयिता हैं वो हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी। अब है प्रश्न संख्या 41 क्या है, तातारा ने गीत बंद होने पर वामीरो से क्या प्रश्न किया। गा रही थी, एकदम से गीत उसका बंद हो गया, तो एकदम उसने क्या प्रश्न किया, क्या चीज उसने पूछी। तुम कहाँ के रहने वाली हो, ये पूछा। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम यहाँ इस तरह क्यों घूम रही हो। तुमने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। तो जब जैसे ही उसने गाना बंद किया था वामीरो ने, तुरंत सबसे पहले उसने बोला था तुमने ये मधुर गाना क्यों अधूरा छोड़ दिया। तो बार बार उसको इंसिस्ट करा था कि नहीं तुम गाओ गाओ गाओ। तो इसी से वो वामीरो बहुत घबरा गई थी। तो अधूरा क्यों छोड़ दिया, तुमने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। अब है प्रश्न संख्या 42 क्या है, वामीरो की कल्पना में तातारा कैसा युवक था। अब वामीरो से पहली बार मिली थी, उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी, आज पहली बार उसके सामने आया था, तो उसकी कल्पना में जो है तातारा कैसा युवक था। अद्भुत साहसी युवक, परिश्रमी युवक, वैभव संपन्न युवक, या समझदार। तो अभी तक उसने बहुत कुछ सुना हुआ था, आज वो लड़का उसके सामने था, तो सही क्या है, वो अद्भुत साहसी युवक था वामीरो की कल्पना में। देखिए अब है प्रश्न संख्या 43 क्या है, वामीरो ने तातारा को भूल जाना ही श्रेयकर क्यों समझा। भाई पहले देख के तो विचलित वो भी हो गई थी, लेकिन उसने क्यों ऐसा सोचा कि हमें तातारा को भूल जाना चाहिए। इसका कारण क्या था, क्योंकि तातारा एक ढीठ युवक था। वामीरो को तातारा का व्यवहार पसंद नहीं आया, इसलिए तातारा दिन भर घूमता रहता था, इसलिए परंपरा के अनुसार किसी दूसरे गांव के युवक के साथ वामीरो का विवाह नहीं हो सकता था। तो जो वहां की परंपरा थी उसके अनुसार दूसरे गांव के किसी भी युवक के साथ जो है वामीरो का विवाह नहीं हो सकता था। मतलब वामीरो लपाती की लड़की थी, लपाती गांव की, तो वहीं के लड़के से ही उसका विवाह हो सकता था, जबकि तातारा वहां का नहीं था, इसलिए उनको दूसरे गांव में ये करने की परमिशन नहीं थी। तो इसलिए वामीरो ने सोचा कि ये गलत है, इसलिए मुझे तातारा को भूल जाना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या
44 में क्या है, ततारा के लिए अगला दिन कैसा गुजरा, यानी कि जब ततारा मिल लिया तो अगला जो उसका दिन था बिन ततारा उसको देखे बगैर, तो उसका दिन कैसा बीत रहा था। आंच रहित, ठंडा, उबाऊ सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या था, आंच रहित मतलब उसके जीवन में मतलब उस दिन कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। आंच रहित का तात्पर्य होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था जिसमें उसका मन लग पाता। दूसरा, ठंडा, बिल्कुल कोई उत्तेजना नहीं, कुछ नहीं, रूटीन के काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उबाऊ था, अब जल्दी लग रहा किसी तरह ये पूरा दिन बीते और शाम आ जाए और शाम ढलते समय वो उस किनारे पे चला जाए जहां पे वो वामीरों से मिला था। तो सही क्या है कि सभी कथन सत्य हैं। तातारा का अगला दिन आंच रहित, ठंडा और उबाऊ बीता था। अब है प्रश्न संख्या 45। 45 क्या है, वामीरो कहाँ की रहने वाली थी। वामीरो के गांव का क्या नाम था, सपाती, लपाती, हरिपाती या पासा। तो सही क्या था, उसके गांव का नाम था लपाती। कार निकोबार के एक गांव का नाम था लपाती जहां पर वामीरो रहती थी। अब है प्रश्न संख्या 46। 46 क्या है, आदिम शब्द से क्या तात्पर्य है। आदिम शब्द इस्तेमाल किया गया इस पाठ में, तो उसका क्या मतलब होता है। आदमी, प्रारंभिक, पूर्वज या उपरोक्त सभी गलत हैं। तो सही इसका आंसर क्या है, प्रारंभिक, यानी कि बहुत पहले, जिसे हम बोलते हैं ना प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग होते थे उन्हें आदिम युवक कहा जाता था। तो वो क्यों बोला जाता था प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि उस समय का इतिहास हमारे पास नहीं, क्योंकि लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो लिखित रूप में कुछ मौजूद नहीं है। और उस समय के लोग क्या कहलाते थे, आदिम, एकदम स्टार्टिंग में जब मनुष्य अस्तित्व में आया था। तो आदिम का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक काल, एकदम स्टार्टिंग का काल। अब है प्रश्न संख्या 47। 47 क्या है, विभक्त शब्द से क्या तात्पर्य है। भक्तिपूर्ण व्यक्ति, भक्ति भावना, बटा हुआ, ईश्वरीय भक्ति। तो सही आंसर क्या है, विभक्त। विभक्त मतलब किसी चीज को बांट देना, बटा हुआ। तो विभक्त का तात्पर्य है बटा हुआ। प्रश्न संख्या 48। 48 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, तातारा की व्याकुल आंखें वामीरों को डैश थी। तो क्या कर रही थी वामीरों को, पहचानने में व्यस्त थी, ढूंढने में व्यस्त थी, एक टक देखने में व्यस्त थी, पीछा करने में व्यस्त थी। तो सही क्या था, जब तातारा वहां पशु पर्व में था तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा बेचैन थी, किसमें, वामीरों को ढूंढने में। तो सही आंसर क्या है, तातारा की व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। अब है प्रश्न संख्या 49। 49 क्या है, तातारा की तलवार ने क्या किया। उसकी तलवार जो दैवीय लकड़ी की तलवार थी, जिसे लोग समझते थे दैवीय शक्ति प्राप्त तलवार है, उस तलवार ने क्या किया था। कार निकोबार को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था, मतलब 2 टुकड़ों में उसको बांट दिया था। तातारा ने तलवार से स्वयं को समाप्त कर लिया था। पासा और लपाती गांव को अलग कर दिया था। उसकी तलवार से दीप धंस गया था। तो सही आंसर क्या था, कार निकोबार के को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। कार निकोबार एक द्वीप था जिसे 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। अब जब उसको बहुत गुस्सा आया था तो उसने तलवार घोंप दी थी और उसको खींचते हुए दूर तक लेके चला गया था। तो वो जमीन पूरी फटती हुई चली गई थी, बहुत ही ज्यादा गड़गड़ाहट के साथ में। तो सही है, कार निकोबार को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था तातारा की तलवार ने। अब है प्रश्न संख्या 50। कार निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे, क्या कारण है कि उसको लोग सभी पसंद करते थे। उसकी बहादुरी के लिए, उसकी त्याग भावना के लिए, वह सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सभी लोग उसको इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो एक बहादुरी, त्याग भावना वाला और दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति था। तो सभी कथन इस बारे में सत्य हैं। अब है प्रश्न संख्या 51। 51 क्या है, लिटिल अंडमान कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है। भारत के पूर्व में चेन्नई के पास अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है और पोर्ट ब्लेयर से सटा हुआ है। तो सही क्या है, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है हमारा लिटिल अंडमान।
ठीक है, ये देखिए अंडमान द्वीप समूह अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान का। अब इसके बाद में हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 52। हमारे पास में प्रश्न संख्या 52 है, निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति रहती थी? खासी जनजाति, गारो जाति, निकोबारी जनजाति या चामड़ जनजाति? तो सही आंसर है निकोबारी जनजाति रहती थी। ये देखिए निकोबारी जनजाति रहती थी। अब है प्रश्न संख्या 53। 53 में क्या है, वर्तमान में निकोबारियों का क्या विश्वास है? अभी वर्तमान समय में, ये तो कहानी थी बहुत समय पहले की, अभी के समय में लोगों का क्या विश्वास है? प्राचीन काल में कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक ही द्वीप समूह थे, ये विश्वास था। यहां पर कोई भी द्वीप समूह नहीं था। पहले यहां ज्वालामुखी हुआ करते थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है, वर्तमान में लोगों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक ही द्वीप हुआ करते थे। अब इन्हीं के विभक्त होने की कहानी तो जो है तातारा और वामीरो की प्रेम कथा से जो संबंधित करके उन्होंने लोक कथा बनाई और बताया कि ये दोनों अलग हो गए। तो इसके हिसाब से क्या था कि ये दोनों जो आपके लिटिल आइलैंड है कार निकोबार, ये पहले एक हुआ करते थे। तो सही क्या है, प्राचीन काल में कार निकोबार लिटिल अंडमान एक ही द्वीप हुआ करते थे, ये अभी के लोगों का विश्वास है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 54। तातारा वामीरो जब मिलते तब वह क्या करते थे? यानी कि जब वो मिले थे तो क्या करते थे? एक दूसरे से खूब बातें करते थे, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे, मूर्तिवत एक दूसरे को निमिमेष ताकते रहते थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता था, वो दोनों मूर्ति बन जाते थे और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते थे। यानी मूर्तिवत एक दूसरे को निमिमेष ताकते रहते, निमिमेष मतलब बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते थे, लगातार एक टक देखना। अब है प्रश्न संख्या 55। 55 क्या है, दिन भर के अथक परिणाम के बाद तातारा टहलने के लिए कहाँ गया? जब बहुत ज्यादा थक गया था तो उस दिन वो टहलने के लिए गया था। कहाँ टहलने के लिए गया था वो? मैदान में, अंडमान द्वीप पर, पहाड़ों की ओर, समुद्र के किनारे। तो वो पूरे दिन के व्यस्तता के बाद जब थक गया था तो अपने आप को शांत करने के लिए वो समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया था। प्रश्न संख्या 56। विचार मग्न तातारा क्या निहार रहा था? मतलब वो बहुत ही ज्यादा डीपली सोच रहा था, तो वो क्या चीज देख रहा था? पक्षियों का उड़ना, समुद्र पर सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को, समुद्र में उठती गिरती लहरों को, छिपते हुए सूरज को। तो वो एकदम सोच में डूबा हुआ, थका हुआ था, तो टहल रहा था, चुपचाप बैठ गया वहीं बालू में और चुपचाप एक टक वो देख रहा था समुद्र पर सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को। जो सूर्य गिर रहा था, भाई सूरज डूब रहा था, तो उसकी रंग बिरंगी किरणों को बहुत ही ध्यान से वो देख रहा था। अब है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 हमारी क्या है, तातारा को किसने अपमानित किया? कौन था जो तातारा को अपमानित कर रहा था? वामीरो के भाई ने, वामीरो के पिता ने, वामीरो की माँ ने या वामीरो की बहन ने? तो सही था, वामीरो की माँ ने तातारा को बहुत ज्यादा अपमानित किया था, क्योंकि वामीरो रो रही थी, तो उसी का रोना सुनकर माँ वहां आ गई और तातारा को बहुत सारी बातें वो बोलने लगी, जिससे उसने तातारा ने बहुत अपमान महसूस किया था। अब है प्रश्न संख्या 58। 58 क्या है, तातारा की तंद्रा भंग कैसे हुई? तंद्रा मतलब वो डूबा हुआ था किसी चीज में, तो उसकी तंद्रा कैसे भंग हुई? किसी के पुकारने पर, लहरों के प्रबल वेग के कारण, वर्षा प्रारंभ होने के कारण, अंधकार होने के कारण। तो क्या हुआ था, लहरों के प्रबल वेग के कारण जो आवाज उठ रही थी उससे जो है तातारा की तंद्रा भंग हुई। ये तंद्रा वहां जब वो मधुर गीत को सुनते सुनते, वो वामीरो की मधुर गीत सुन रहा था और उसके पीछे 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 चलता हुआ चला गया था। अब जब चलता हुआ चला गया तो अब उसको बिल्कुल कुछ नहीं, जैसे ही गाना बंद हुआ तुरंत वामीरो से बोलने लगा, आपने ये मधुर गाना क्यों बंद किया, रोक, फिर से गाइए, फिर से गाइए। तो एकदम से जो है लहरों का बहुत प्रबल वेग आया और जो है वो तारा के ऊपर आकर गिरा। तो उसकी आवाज और उसके भिगो
जाने के कारण उसको तंद्रा भंग हुई कि अरे मैं तो यहाँ पर किससे क्या बात कर रहा हूँ। तो लहरों के प्रबल वेग के कारण तातारा की तंद्रा भंग हुई थी। अब है प्रश्न संख्या 59। 59 क्या है? युवती कैसा गीत गा रही थी? जो गीत वो गा रही थी वो कैसा गीत था? हास्य गीत, करुण गीत, श्रृंगार गीत या देशभक्ति का गीत? तो युवती यानी कि वामीरो जो गीत गा रही थी वो एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत मतलब जो प्रेम से भरा हुआ जो गीत होता है वो गीत था। अब है प्रश्न संख्या 60। 60 क्या है? अंत में तातारा का क्या हुआ? कहानी का जब अंत हुआ तब तातारा के साथ क्या हुआ था? वह डूब गया था, वह तलवार के प्रहार से मारा गया था, किसी को कुछ पता नहीं, उसका अपहरण कर लिया गया था। तो वो खींचते हुए, तलवार को खींचते हुए किनारे तक चला गया था। किनारे के बाद उसका क्या हुआ किसी को भी नहीं पता कि वो डूब गया, क्या हुआ कुछ भी नहीं पता चला। तो सही आंसर क्या था? किसी को भी नहीं पता तातारा का अंत में क्या हुआ था। अब है प्रश्न संख्या 61। तातारा के जाने के बाद वामीरों का क्या हाल हुआ? जब तातारा चला गया, कुछ नहीं पता कि किधर को गया, कहाँ, क्योंकि वो डूबता हुआ सा वो द्वीप के किनारे तक, नीचे तक चला गया था, तो वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। उसके बाद वामीरों की क्या कंडीशन थी? वह पागल हो गई थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया था, घंटों बैठे तातारा का इंतजार करती रहती थी। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ये सभी कंडीशन वामीरों की हो गई थी तातारा के जाने के बाद। वो एकदम पागल, खाना पीना छोड़ दिया और बैठे बैठे सिर्फ तातारा का ही इंतजार करती रहती थी। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी सही है। अब है प्रश्न संख्या 62। 62 क्या है? 62 के लिए हमारे पास अब एक गद्यांश आ रहा है। अब इस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इस पे आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो ये पहला गद्यांश है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, मतलब अपने आप से कभी अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, मतलब उसका इस्तेमाल भी नहीं, बस उसके बंध ही रहती थी, मगर कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होने मानते थे। तो ये बहुत सारे लोगों का मत था कि उसके अंदर कुछ अद्भुत शक्ति है। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, यानी कि किसी को नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। तो इस तरीके से आप लोग के पास पैरा के ऊपर जो है एक गद्यांश दिया जाएगा पठित, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इनको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो अब इसमें जो प्रश्न आ रहा है वो 62, क्या इस गद्यांश में किस द्वीप की बात की गई है? दमन द्वीप, लिटिल अंडमान, निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों। तो इसमें क्या दिया गया है? दोनों ही द्वीप समूह, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों ही द्वीप समूह की बात की गई है। सॉरी। अब है प्रश्न संख्या 63। तातारा कैसा व्यक्ति था? यानी कि इस जो गद्यांश दिया है उसके आधार से, गद्यांश पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो कैसा व्यक्ति था? बेसहारा, लापरवाह, नेक और मददगार और शर्मीला। तो सही क्या है? वो नेक और मददगार व्यक्ति था, क्योंकि अच्छा दिल था और वो सभी की बहुत ही मदद किया करता था, इसलिए उसको मददगार भी कहते थे।
प्रश्न संख्या 64, तातारा किस कारण से चर्चित था? क्या कारण था जिससे वो सभी में प्रसिद्ध था? अपने त्याग के कारण, अपनी सहजता के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, अपने वैभव के कारण। तो यहाँ पर भाई दोनों ने त्याग किया था, भाई वामीरो ने भी, तातारा ने भी। तो यहाँ पर उन दोनों के त्याग के कारण ही दोनों मशहूर हुए थे। तो यहाँ पे तातारा के बारे में पूछा गया है, तो तातारा अपने त्याग के कारण ही सबसे ज्यादा चर्चित हुआ था। अब है प्रश्न संख्या 65। 65 क्या है? तातारा की तलवार कैसी थी? जो उसकी तलवार थी वो कैसी थी? फौलाद की, सोने की, लकड़ी की या चांदी की? उसकी तलवार थी लकड़ी की, लकड़ी की दैवीय शक्ति युक्त उसकी जो तलवार थी। अब है प्रश्न संख्या 66। 66 क्या है? लोगों की निगाह से तातारा की तलवार, लोगों की निगाह से तातारा की तलवार क्या थी? बहुत शक्तिशाली, विलक्षण, रहस्यमयी थी, बड़ी सुंदर थी या बेशकीमती थी? तो क्या था? विलक्षण रहस्यमयी तलवार थी, यानी कि बहुत ही अलग तरीके की थी। और रहस्यमयी इसलिए क्योंकि वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था, बांधे रहता था, इसलिए लोगों ने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ इसके अंदर रहस्य जरूर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पैरा आया है, पहला गद्यांश हो गया। अब दूसरा जो गद्यांश क्या आया है? एक शाम तातारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र में से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र में ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट शनय शनय शीर्ण होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तातारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरे के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तो ये एक गद्यांश था। अब इस पे आधारित हम अपने प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या हमारे पास में आ रही है 67। 67 क्या है? तातारा समुद्र किनारे क्यों गया था? क्या कारण था वो गया था? दोस्तों के साथ समय बिताने, मछलियां पकड़ने, दिन भर की थकान के बाद टहलने के लिए, नौका विहार करने। तो वो क्या करने गया था? दिन भर की थकान के बाद टहलने के लिए गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है? समुद्र किनारे का वातावरण कैसा था? अब उस अपने आप को टहलने का, तो आसपास का वातावरण किस तरीके का था? सूर्यास्त होने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाट मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ जो है गद्यांश में आपका जो वातावरण है उसको वर्णित किया गया था। तो सही यहाँ पर हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी ही सही हैं। यहाँ पर सभी सही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है? तातारा को अचानक क्या सुनाई पड़ा? तातारा की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? वो वहां बैठा हुआ था, समुद्र पर गिरती रंग बिरंगी लहरों पर सूर्य की किरणों को देख रहा था। तो क्या चीज थी कि वो उसको सुनाई पड़ी और वह उसकी प्रतिक्रिया उसको सुनाई देने के बाद क्या थी? तातारा को अचानक मधुर गीत के बोल सुनाई पड़े। बहुत ही अच्छा गीत सुनाई दिया। गायन के प्रभाव से वह अपनी सुध बुध खोने लगा। तीसरा, ऐसा लगता था मानो गीत उसकी ओर बहता हुआ आ रहा हो। उपरोक्त सभी। तो गद्यांश में यही चीज दी थी कि वो उसको बहुत ही मधुर गीत सुनाई दिया और वो अपनी सुध बुध खो गया और उसको ऐसा लग रहा था कि वो गीत उसकी तरफ बहता आ रहा। तो प्रतिक्रिया क्या थी? उसकी सुध बुध खो बैठना।
तो यह क्या सही है हमारा, उपरोक्त सभी सही है यहाँ पर। ये देखिए, तो गद्यांश में जिस जिन लाइन से वो उसको एक्सप्लेन किया गया है हम वो तीनों लाइन लेके आए। अगर आपके पास में कोई एक पूछा जाता है तो आप उसी हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे, जो भी लाइन आपसे पूछी जाएगी। सारी पूछी जाती है तो आप उपरोक्त सभी में लगाएंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है ये आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, तातारा की तंद्रा किस प्रकार टूटी तब उसने क्या किया। तंद्रा उसकी किस प्रकार टूटी, लहरों के प्रबल वेग से तातारा की तंद्रा टूटी। वह उधर ही बढ़ा जिधर गीत के बोल सुनाई पड़ रहे थे, उपरोक्त तो दोनों से ही है, वह वहीं बैठा रहा। तो पहला क्या है, तंद्रा कैसे टूटी, प्रबल वेग से तातारा की तंद्रा टूटी। दूसरा, तब उसने क्या किया, वह उधर बढ़ा जिधर से गीत की आवाज आ रही थी। दोनों क्वेश्चन के आंसर यहीं पर पहली और दूसरी लाइन में दिया है। तो सही क्या होगा हमारा, उपरोक्त दोनों ही हमारे सही हैं। अब है हमारे पास में प्रश्न संख्या 71 क्या है, वामीरों का गायन क्यों बंद हो गया। क्या कारण था कि वामीरों ने गाना एकदम से बंद कर दिया। समुद्र की लहरें वामीरों को भिगो गई थी, हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। उपरोक्त दोनों सही है, वह गाने के बोल भूल गई थी। तो क्या कारण था कि एक बहुत ही ऊंची लहर आई, उससे भिगो गई और भिगोते ही वो हड़बड़ाहट में गाने को भूल गई थी। तो सही यहां पर क्या होगा, दोनों ही सही हैं। अब है प्रश्न संख्या 72 क्या है। अब 72 के लिए हमारे पास एक पैरा आ गया है, फिर से अब इसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके आधार पर हम 72 वाला क्वेश्चन का आंसर देंगे। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वहीं तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और शील। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयकर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तातारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निमिषेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। तो ये एक पैरा हमारे सामने बुक से ही दिया हुआ है। अब इसी पे आधारित हम जो है वो प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है हमारा 72, क्या है, वामीरों के भीतर कैसी छटपटाहट थी। तातारा से मुक्त होने की, तातारा को पाने की, तातारा के साथ रहने की, या कोई भी नहीं। तो उसके अंदर जो छटपटाहट थी वो तातारा से मुक्त होने की थी, यानी कि वो उसको याद भी नहीं करना चाहती थी। अब है प्रश्न संख्या 73 क्या है, घर पहुंचकर वामीरों की कैसी दशा हुई। जब वो घर पहुंची तो तातारा की दशा वामीरों की दशा कैसी थी। वह बेचैनी महसूस कर रही थी। तातारा को मन से निकालने की झूठी छटपटाहट उसमें थी। उसकी आंखों के सामने तातारा का याचना भरा चेहरा तैर रहा था। और उपरोक्त सभी, तो हम यहाँ देखेंगे ये सारी जो कंडीशंस थी वो वामीरों के साथ घटित हो रही थी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, उपरोक्त सभी जो है वामीरों की कथा, मतलब वामीरों की दशा थी। वह बेचैनी महसूस कर रही थी, तातारा के मन झूठी छटपटाहट थी, वो नहीं उसको याद करना चाहती थी, और आंखों के सामने बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा। क्यों याचना क्या कर रहा था कि गीत गाओ, तुमने गीत क्यों रोक दिया, वही वो बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा था वो चेहरा वामीरों की आंखों में आ रहा था। अब है प्रश्न संख्या 74 क्या है, वामीरों की कल्पना में तातारा कैसा युवक था। अब ये वामीरों की कल्पना में कैसा था, एक अद्भुत और साहसी युवक, आवारा, बेकार, सुस्त व्यक्ति था। तो यहां पर सही आंसर हमारा क्या होगा, एक अद्भुत और साहसी युवक था। किसके, वामीरों की जो कल्पना थी उसमें तातारा ऐसा व्यक्ति था। अब है प्रश्न संख्या 75,
अब वामीरों के सामने तातारा की कैसी छवि प्रस्तुत हो गई थी, एक तो उसके सामने थी, एक तो मन में उसने सोचा हुआ था क्योंकि पहले सुन रखा था। अब कैसी स्थिति थी जब वो पहली बार तातारा से मिल रही थी, बेहद शांत, सभ्य और भोलापन लिए हुए, कुछ कुछ ऐसी जैसे कि वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। उपरोक्त दोनों सही हैं, जैसे उसका कोई भाई हो। तो यहां पर क्या था, शांत और सभ्य व्यक्ति था, और जैसा वो अपने जीवन साथी, हर लड़की सोचती है कि भाई हमारा भावी जीवन साथी ऐसा होगा, तो वो जैसा जीवन साथी सोचती थी वैसा ही जीवन साथी तातारा था। तो यहां पर क्या होगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। अब है प्रश्न संख्या 76। 76 क्या है, वामीरों ने तातारा को भूल जाना क्यों श्रेयकर समझा। तातारा वामीरों अलग अलग गांव के थे। दूसरा, परंपरा के अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था, तभी वे विवाह बंधन में बंध सकते थे। तीसरा, उपरोक्त दोनों सही हैं। चौथा, क्योंकि वामीरों को वह पसंद नहीं था। तो सही था कि वो दोनों अलग अलग गांव के थे और परंपरा के अनुसार शादी वैवाहिक संबंध के लिए एक ही गांव का होना जरूरी था, इसलिए उपरोक्त दोनों हमारे सही होंगे। अब है प्रश्न संख्या 77। तो 77 हमारी क्या आ रही है, एक गद्यांश आ रहा है। अब देखिए, गद्यांश को जब भी आपके सामने गद्यांश होगा तो ध्यान रखिएगा, गद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी उससे रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं। क्यों, इसलिए कहानी को पूरा पढ़ना आपके लिए जरूरी था कि भाई इससे पहले इस गद्यांश, अब ये गद्यांश, अब इस गद्यांश से पहले भी जो चीज घटित होगी उसे आपको पता होना चाहिए, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो क्या दिया है, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, तातारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरों ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कहीं भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर नजरें दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तो ये एक हमारे पास गद्यांश दिया है। अब इसी गद्यांश पे आधारित हमारे सामने प्रश्न रखे जाएंगे। अब प्रश्न संख्या है 77। शाम की प्रतीक्षा में तातारा का दिन कैसा रहा। मतलब वो शाम कहाँ जाना चाहता था, वो लपाती के उसी समुद्र तट पे जाना चाहता था जहां वो वामीरों से मिला था। तो उसका दिन कैसा गया, ठंडा, आंच रही ठंडा और उबाऊ दिन। उसको लगा कि यह पूरे जीवन की प्रतीक्षा है। दिन ढलने में काफी पहले ही वह समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उसका पूरा दिन इसी तरीके से बीता था। कैसा, आंच रहित ठंडा बीता था। उसे लगा कि ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी प्रतीक्षा है। अभी तक उसने इतना बड़ा इंतजार कभी नहीं किया। और जब शाम होने से पहले, शाम को उसे वामीरों से मिलना था और शाम हुई नहीं थी, उससे पहले ही वो लापाती के समुद्र तट पर पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही है हमारे। अब है क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या है आपका, तातारा के भीतर कौन सी आशंका जन्म ले रही थी। अब जब वो इंतजार कर रहा था तो उसके अंदर क्या आ रहा था, क्या आशंका थी, क्या उसे डाउट हो रहा था, ऐसा होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो वो डाउट क्या था, अगर वामीरो नहीं आई। दूसरा, वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। उपरोक्त तो दोनों सही है। वामीरो को किसी ने रोक तो नहीं लिया। तो सही क्या है, वो सोच रहा था अगर वामीरो नहीं आई तो।
दूसरा अभी मुझे क्या करना चाहिए, अगर नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। तो इस तरह की आशंकाएं जो हैं उसके दिल में थी। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों ही सही हैं। यहाँ पर अब है क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, कब तातारा की खुशी का ठिकाना ना रहा। कब तातारा बहुत ज्यादा खुश हो गया, जब झुरमुट से एक आकृति प्रकट हुई, वह वामीरो थी। उपरोक्त दोनों सही है जब सूरज डूब गया। तो सही क्या है, जब झुरमुट से एक आकृति आई और धीरे धीरे जब पास आई, पास ही देखा कि वामीरो है, तो वो बहुत खुश हो गया था। तो उस कंडीशन में क्या ये दोनों ही, ऊपर वाली दोनों ही हमारा सही है। यहाँ पर अब है क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, तातारा और वामीरो एक दूसरे से कुछ भी क्यों नहीं कह पाए। क्या कारण था, वो दोनों एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करे, बस खड़े एक दूसरे को देखते रहे और सूरज डूब गया और रात हो गई और वामीरो दौड़ के चली गई। तो क्यों नहीं एक दूसरे से बात कर पाए थे। दोनों के अंदर कुछ बह रहा था, दोनों चेतना शून्य हो गए थे। उपरोक्त तो दोनों सही हैं, दोनों कुछ बोलना नहीं चाहते थे, मतलब उनके अंदर कोई चीज ऐसी थी जो सेम फीलिंग थी दोनों के अंदर थी। और दूसरा चेतना शून्य हो गया, आसपास क्या घट रहा है कुछ नहीं, बस एक दूसरे को देखकर वो एक दूसरे में ही मगन हो गए थे। तो सही क्या है, उपरोक्त तो दोनों सही हैं, चेतना शून्य हो गए थे और उनके अंदर, दोनों के अंदर कोई चीज ऐसी बह रही थी। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, सचेत होने पर वामीरो ने क्या किया। अब जैसे ही, अभी तो एकदम चेतना शून्य थे, एक दूसरे को निहार रहे थे, अब एकदम से जब सचेत हुए, वामीरो को थोड़ा सा कुछ एहसास हुआ, सूरज डूब गया था, तब उसने क्या किया। सचेत होकर वामीरो घर की ओर दौड़ पड़ी, वह रोने लगी, वह शर्म आ गई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या हुआ था, जैसे ही वो सचेत हुई तुरंत वह घर के तरफ दौड़ पड़ी थी। अब है प्रश्न संख्या 82 में हमारे सामने एक गद्यांश आया है। अब इस गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे और फिर 82 का उत्तर देंगे। क्या दिया है, कुछ समय बाद पाया गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तातारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। नारियल के झुरमुट से एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी, जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, होठ कांप रहे थे। तातारा को देखते ही फटकर रोने लगी। तातारा विहल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तातारा की कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरों के रुंदन स्वरों को सुनकर उसकी मां वहीं पहुंची और दोनों को देखकर आंख बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन रही थी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। तो ये गद्यांश दिया है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। अभी तो जैसे हमने पढ़ के आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आपके सामने आएगा ये एग्जाम में तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब इस पे आधारित हम प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 82 हमारे सामने दिया गया है। तो क्या दिया है, गांव में आयोजित पशु पर्व की क्या विशेषता थी। जो पशु पर्व पाशा गांव में आयोजित किया गया था उसकी विशेषता क्या थी। पर्व में तरह तरह के पशु आते थे। इस अवसर पर युवकों की शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता भी होती थी। नृत्य और भोजन का भी आयोजन होता था। और चौथा है, खा और गा सही है। तो यहाँ पर क्या है, तरह तरह के पशु आते थे, ये तो पैरा में कहीं मेंशन नहीं है। तो का वाला हम हटा देंगे तो बाकी दोनों हमारे सही है, यानी खा और गा हमारा सही है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, घा हमारा सही है, कि ऑप्शन नंबर खा और गा एकदम सही है। अब है प्रश्न संख्या 83 में क्या है, वामीरो तातारा के सामने आने से क्यों झिझक रही थी। वामीरो तातारा के सामने क्यों झिझक रही थी। उसे भय लग रहा था कि कोई देख ना ले।
उसको शर्म आ रही थी, उसे गुस्सा था, वह डरी हुई थी। तो क्या कारण था? वह उसको भय था, उसे डर था कि कोई उसको देख ना ले, इसलिए वो नारियल के पेड़ के पीछे से झांक रही थी और सामने नहीं आ रही थी। अब है प्रश्न संख्या 84। 84 में क्या है? तातारा की कर्तव्य विमूढ़ क्यों था? की कर्तव्य विमूढ़ मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बस वो देख रहा था। कोई कोई कंडीशन ऐसी होती है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, तो ये कंडीशन को हम की कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, मतलब करना चाहते हैं मगर हम कर नहीं पा रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चाहते हुए भी वामीरों को चुप नहीं करा सकता था, वह डरा हुआ था। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पर क्या था? वह चाहते हुए भी वामीरों को चुप नहीं करा सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कैसे चुप कराएं, क्या करें, इसलिए वो खाली बस देख रहा था कि क्या कर, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं उस जगह पर। अब है प्रश्न संख्या 85। वामीरों की मां ने तातारा के साथ कैसा व्यवहार किया? अब वामीरों की मां वहां आ गई थी तो उसने कैसा व्यवहार किया? वामीरों की मां ने तातारा को बुरा भला कहा, उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। उपरोक्त दोनों सही हैं, तातारा को बहुत प्यार किया। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर का और खा दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही हमारे गद्यांश में दिए गए थे, तो ये दोनों ही सही हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? दोनों सही हैं। उसकी मां ने बहुत बुरा भला कहा और तरह तरह से उसको अपमानित भी किया था। अब है प्रश्न संख्या आपकी 86। अब 86 के लिए हमारे पास फिर से एक गद्यांश आया है, तो क्या है? अब इसको हम पढ़ते हैं। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तातारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पे क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता की खीज, वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। तलवार की मूठ मतलब जो उसका ऊपर का हत्था होता है वहां पर। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती पर घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा गया। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ पड़ी थी। तातारा तातारा तातारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तो ये उसी के आगे का गद्यांश है। अब उसमें क्या दिया? 86 में तातारा के लिए क्या असहनीय था, क्या चीजें थी जो उसको बहुत असहनीय तकलीफ दे रही थी? वामीरों की मां द्वारा किया गया अपमान, लोगों के द्वारा अपना विरोध, वामीरों का रोना, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें ही तातारा के लिए असहनीय हो रही थी कि वो वामीरों को रोता हुआ भी नहीं देख पा रहा था, वामीरों की मां ने जो उसका अपमान किया था वो, और लोग भी जो हैं वो उसका विरोध कर रहे थे। ये सभी चीजें मिलजुल के जो है तातारा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो असहनीय हो रहा था। इसी कारण वो बहुत ज्यादा क्रोध में भर गया था। अब है प्रश्न संख्या 87। निषेध परंपरा से क्या तात्पर्य? अब इसमें एक पैरा में वर्ड दिया है ना, निषेध परंपरा। तो निषेध परंपरा का मतलब क्या होता है? जो परंपरा बहुत समय से चली आ रही है वह परंपरा जिस पर रोक लगी हो, वह परंपरा जिसे माना नहीं जा सकता, वह परंपरा जिसे मानना जरूरी हो। तो निषेध परंपरा मतलब वह परंपरा जिस पर रोक लगी हो, कोई ऐसी परंपरा जिस पर रोक लगा दी गई, ये आपको नहीं करना है, तो ये निषेध परंपरा कहलाती है। अब है प्रश्न संख्या 88। क्रोध में आकर तातारा ने क्या किया? जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो तातारा ने क्या किया? तलवार निकाली, शक्ति के साथ तलवार को धरती पर घोंप दिया।
तलवार को खींचते हुए धरती के छोर तक ले गया। तलवार को घोपा और ऐसे खींचते हुए वो धरती के छोर तक ले जा रहा था। उपरोक्त सभी, तो क्रोध में आकर तातारा ने ये सभी कुछ किया था। तलवार निकाली थी, शक्ति के साथ उसने तलवार धरती पर घोप दी थी और तलवार को खींचते हुए वो धरती के छोर तक ले गया। छोर तक मतलब जहां तक समुद्र था वहां तक वो खींचता हुआ उस तलवार को ले गया था। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। अब है प्रश्न संख्या 79। आपकी 79 में हमारे पास क्या आ रहा? तलवार घोपने का क्या परिणाम हुआ? जब तलवार घोप दी तो क्या परिणाम हुआ? धरती दो भागों में बंटती चली गई, बीच में दरार चौड़ी होती चली गई, सभी लोग भयाकुल हो उठे। उपरोक्त सभी, तो यहां पर हम देखेंगे कि सभी कुछ यहां पर हुआ था, यानी धरती दो भागों में बटी थी हमारी और साथ ही वहां पर दरार धीरे धीरे चौड़ी होती चली जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे तलवार लेता जा, दरार चौड़ी बढ़ती चली जा रही थी और लोग बहुत ही भयाकुल, यानी कि उनको बहुत ज्यादा डर लग गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, तो वो सभी डर गए थे। अब है प्रश्न संख्या 90। तातारा को यह करते देख वामीरों ने क्या किया? जब तातारा ऐसा कर रहा था तो वामीरों ने क्या किया था? वामीरो फटती धरती के किनारे किनारे चीखती हुई दौड़ने लगी। उसकी करुण चीख गड़गड़ाहट में डूब गई। वह तातारा चिल्ला रही थी। उपरोक्त सभी, तो ये हमने देखा था कि उपरोक्त ये सभी कुछ हुआ था, गद्यांश में ये सभी कुछ था। देखिए, वामीरो फटती धरती के किनारे दौड़ रही थी, तातारा चिल्ला रही थी और उसकी आवाज धरती की गड़गड़ाहट में दब गई थी, कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। अब है प्रश्न संख्या 91। तो यहां पर क्या है? वामीरों की प्रतीक्षा तातारा को किस प्रकार व्यथित कर रही थी? इधर उधर टहल रहा था, मतलब जो नहीं आई थी तो इधर उधर टहल रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी थी कि यदि वामीरो ना आई तो अपने हाथों को मल रहा था। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अब ये प्रश्न हमारा गद्यांश में से नहीं है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे पाठ में से लिए गए हैं। अब यहां से तो क्या है हमारा? वह उसके भीतर एक आशंका थी कि यदि वामीरो ना आई तो क्या करेंगे हम, इस आशंका के साथ वो प्रतीक्षा कर रहा था। अब है प्रश्न संख्या 92। तातारा के क्रोध का क्या कारण था? क्रोध में आकर उसने क्या किया? कारण क्या था? विवाह की रीति के अनुसार लड़का लड़की दोनों एक ही गांव का होना चाहिए। क्रोध में आकर तातारा ने अपनी तलवार धरती पर घोंप दी। क्रोध में वे पसीना पसीना हो गया। उपरोक्त सभी, तो यहां पर ये सभी कुछ घटा था। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चंस में। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से टिल्टेड क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हमने यहां पर आप देखेंगे एक दो क्वेश्चंस को हमने रिपीट किया है। तो रिपीट करने का कारण ही हमारा ये है आपको ये चीज समझाना कि एक ही क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड होंगे और वो भी कई फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है, लेकिन पहले वाले में हमने आपको जो पूछा था क्या था? तातारा के क्रोध का कारण क्या था। अब हमने यहां पर आपको 2 प्रश्न एक साथ मिलाकर दिए हैं, मतलब ये बताने के लिए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि 2 प्रश्न आपसे एक साथ पूछे जाएंगे। तो क्या है? तातारा के क्रोध का क्या कारण था? क्रोध में आकर उसने क्या किया? तो ये सभी यहां पर हुआ था। उसके क्रोध का कारण क्या था? एक ही परिवार से जो है शादी नहीं हो सकती, मतलब एक ही गांव से शादी नहीं हो सकती थी। तो यहां पर इन तीनों के कारण यहां पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी सही हैं। अब है प्रश्न संख्या 93। तंद्रा का क्या तात्पर्य है? तंद्रा भंग आया ना, तो तंद्रा का क्या मतलब होता है? समुद्र के रहस्य, एकाग्रता, विचलित होना, किसी जगह का नाम। तो तंद्रा का होता है एकाग्रता, मतलब जब हम कहीं पर ऐसा मगन हो जाते हैं कि आसपास की चीजें हमारे लिए बिल्कुल नल अवॉइड हो जाती है, हमको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे आसपास कुछ है, तो हमारा ध्यान उसी पे केंद्रित रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तंद्रा, यानी कि एकाग्रता यानी कि फोकस्ड, हम फोकस हो जाते हैं किसी एक चीज के लिए। अब है प्रश्न संख्या 94। बयार से क्या तात्पर्य है? बयार शब्द भी इस्तेमाल किया गया, उससे क्या मतलब? किसी चीज का नमूना, कहीं आना जाना, शीतल मंद वायु, किसी चिड़िया का नाम। तो बयार का तात्पर्य होता है शीतल मंद वायु। ये देखिए,
अब है प्रश्न संख्या 95। 95 क्या है? प्राचीन काल में शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, भाई हमारे यहाँ ज्यादा शक्तिशाली पुरुष हैं या उस गांव में शक्तिशाली ज्यादा पुरुष, तो उसके लिए क्या कैसे आयोजन किए जाते थे? पशु पर्व का आयोजन होता था, युवक द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता था, इस अवसर पर खाने पीने का भी प्रबंध किया जाता था। तो पशु पर्व जो आयोजित होते थे उनमें शक्ति प्रदर्शन युवकों द्वारा भी किया जाता था, खाने पीने नाच गाने आदि का भी जो है आयोजन किया जाता था, जिससे लोगों का मनोरंजन भी हो और सभी अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सके। तो यहाँ पर क्या है, सभी कुछ ऐसा होता था प्राचीन काल में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। शक्ति प्रदर्शन पशु पर्व मतलब हमारे यहाँ इतनी तादाद में पशु हैं, इतने हष्टपुष्ट, तो वो भी एक शक्ति प्रदर्शन तो हुआ। फिर हमारे यहाँ के युवक इतने हष्टपुष्ट हैं, तो भाई मल्ल युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, पशुओं के साथ भिड़ंत हो गई। तो ये सभी चीजें ये दिखाती थी शक्ति को अपना प्रदर्शित करना, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना। अब प्रश्न संख्या 96। वामीरों ने तातारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरों ने तातारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? तातारा बताए कि वह कौन है, वह दूसरे गांव के युवक के प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, उपरोक्त दोनों सही, तुम यहां से चले जाओ। तो ये क्या था, जब वामीरो गाना गा रही थी ना, तब उसने गाना रोक दिया एकदम से, और तातारा बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा था गाना गाओ। तब उसने वामीरो का रिएक्शन क्या था, उसने क्या बेरुखी से जवाब दिया? बताए, मतलब तातारा से पूछा बताएं कि आप कौन हैं, और दूसरे युवक के प्रश्न का, दूसरे गांव के युवक का प्रश्न का जवाब वो देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्न उत्तर हमारे सही हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दोनों सही हैं। अब है प्रश्न संख्या 97। 97 है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? मतलब ये जो दोनों अलग हुए इसके बारे में पहले तो हमने देखा था वर्तमान समय में निकोबारियों का क्या विश्वास है वो, अब यहाँ पूछ रहे हैं निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में, मतलब अलग होने के बारे में उनका क्या विश्वास है। तो क्या है, पहले कार निकोबार अंडमान दोनों एक ही द्वीप थे, उनका एक पहला विश्वास तो ये है। दूसरा, तातारा वामीरो एक गांव का ना होने से उनके विवाह में बाधक रहा था, ये भी एक उनका विश्वास था। तातारा की तलवार के द्वारा दोनों द्वीप अलग अलग हो गए थे। तो और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये सभी आंसर हमारे सही है, तो यहां हम लगाएंगे उपरोक्त सभी सही है। अब है प्रश्न संख्या 98। 98 में क्या है, ये कैसी कथा है? जो ये कथा हमने पूरी पढ़ी, ये कथा है कैसी? पौराणिक कथा है, प्रेरक कथा है, लोक कथा है, या कोई भी कथा, किसी भी तरह की कथा नहीं है? तो हम जैसे कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक लोक कथा है, यानी कि वहां के लोगों के बीच में प्रचलित एक कथा है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये एक लोक कथा है। अब है प्रश्न संख्या 99। आसपास के लोग तातारा को क्यों आमंत्रित करते थे? क्या कारण था? तो उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, उसके सुंदर होने के कारण, उसके लोकल होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण। तो आमंत्रित करने का कारण क्या था? उसके आत्मीय स्वभाव के कारण लोग उसे आमंत्रित करते थे। अब है प्रश्न संख्या 100। लोक कथा से क्या तात्पर्य है? ये जो प्रश्न रखा जा रहा है ना, लोक कथा से मतलब क्या है? लोगों द्वारा कही जाने वाली कथा, लोगों द्वारा बनाई जाने वाली कथा, जन समाज में प्रचलित कथा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोक कथा का तात्पर्य होता है जन समाज में प्रचलित कथा, कोई ऐसी कहानी जो किसी एक समाज में एक जगह पर प्रचलित हो जाए, बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, तो वो कहलाती है लोक कथा। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य है जन समाज में प्रचलित कोई कहानी, तो वो कहलाती है लोक कथा। तो इस तरीके से इस हमारे पाठ संख्या 12 तातारा वामीरो की कथा के हमने 100 MCQs पूरे किए। अब अगर आप तातारा वामीरो की कथा की समरी जानना चाहते हैं या प्रश्नोत्तरों को देखना चाहते हैं, तो आपको आना होगा हमारी वेबसाइट magnetwins.com पे। यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आपको पहले अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है क्लास 10th। यहाँ सेलेक्ट करते ही आपके सामने क्लास 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे।
अब आपको करना क्या है, अपना सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि हिंदी में आपको पढ़ना है तो आप हिंदी के नीचे जहां वैष्णव लिखा होगा आप वहां क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में हिंदी में जितनी भी आपकी पुस्तक पढ़ाई जा रही हैं प्लस ग्रामर सभी कुछ आपके सामने होगा। तो आपको कहाँ मिलेगा ताता वामीरो, स्पर्श की बुक में, तो आप स्पर्श पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर लाइन से सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 12 पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर 2 टॉपिक्स आएंगे, एक आपका समरी आएगा, एक प्रश्न उत्तर आएगा। तो आपको जो हाँ टिक करना है वो है आपकी समरी या क्वेश्चन आंसर जो भी आप देखना चाहते हैं। जैसे ही आप टॉपिक पे क्लिक करेंगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।